हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं लविशा, आप सभी की यूपीएससी मेंटर। आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारी अर्ली मेडिवल हिस्ट्री की क्लासेस, बिकॉज हमारी एंशिएंट हिस्ट्री कल कंप्लीट हो चुकी है और इन टॉपिक्स को जो आज हम डिस्कस करेंगे आज और नेक्स्ट 2 डेज के लिए, वो कुछ बुक्स के अंदर आपको एंशिएंट हिस्ट्री में मिलेंगे, कुछ बुक्स के अंदर आपको मेडिवल हिस्ट्री के अंदर मिलेंगे। इसीलिए हम इस 300 से 350 ईयर्स के टाइम पीरियड को हम नॉर्मली अर्ली मेडिवल हिस्ट्री के अंदर ही काउंट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। थोड़ी सी स्टोरी समझते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। अब हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा कि हर्षा का टाइम पीरियड खत्म हो गया था। उन्होंने 41 ईयर्स तक रूल किया, उसके बाद उनका कोई सक्सेसर नहीं था और धीरे धीरे उनका एम्पायर खत्म हो गया। उसके बाद एक आपका है नॉर्थ इंडिया, बिकॉज कोई ऐसा एम्पायर इस्टेब्लिश नहीं हुआ उसके बाद मुगल से पहले जिसने साउथ और नॉर्थ कंबाइनली रूल किया हो। अब साउथ के अंदर एम्पायर अलग थे कुछ और नॉर्थ के अंदर कुछ अलग थे। अब नॉर्थ के अंदर उस टाइम पीरियड के अंदर उस टाइम पीरियड के अंदर 3 एम्पायर बिल्ड हुए। पालास, जिन्होंने ईस्ट की साइड रूल किया, बंगाल वाले एरिया के अंदर, बंगाल और बिहार वाले। फिर एक थे आपके प्रतिहार्स, जिन्होंने वेस्ट की साइड रूल किया। और तीसरे आपके थे राष्ट्रकूटास, जिन्होंने मेनली डेक्कन वाले एरिया के अंदर, थोड़ा सा साउथ और थोड़े से नॉर्थ के एरिया के अंदर रूल किया। अब इन तीनों एम्पायर से रिलेटेड ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली इनके कुछ रूलर्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए और थोड़ी सी हमें इनकी सीक्वेंस पता होनी चाहिए। अब रूलर्स जितने हैं, इनके जितने मेन रूलर्स रहे, मैंने सभी स्लाइड्स के अंदर मेंशन कर दिए हैं, लेकिन उनके अंदर से भी मैं अभी आपको मेंशन कर दूंगी कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो हमें याद ही रखना है, और इसको आप याद नहीं रखोगे तो भी थोड़ा बहुत चल जाएगा। और सेम अगर हम साउथ में देखें तो साउथ से भी 2 एम्पायर मेनली इंपॉर्टेंट निकल कर आते हैं। एक आपका पल्लव्स और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका चोला किंगडम। ये आपकी इंपॉर्टेंट एम्पायर हैं। इनके बाद आपका मुगल इंडिया आप कह सकते हैं या फिर मुगल्स का रूल कह सकते हैं, वो स्टार्ट हो गया था, बिकॉज मोहम्मद गोरी का इन्वेजन और मोहम्मद गजनवी का इन्वेजन वो स्टार्ट हुआ। उसके बाद आपका दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग होती है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर इनको कवर करेंगे, फिर हम दिल्ली सल्तनत, देन मुगल इंडिया, विजयनगर एम्पायर, जो हमारी पूरी मेडिवल हिस्ट्री है उसको एक सीक्वेंस के साथ कवर करेंगे। लेट स्टार्ट। एज ऑफ द 3 एम्पायर। After the decline of the Harsha's empire in 7th century, a number of large states arose in the North India, the Deccan and South India. Large states arise in the North India and the Deccan between 750 to 1000 C. These were the Pala Empire, जिसने कहाँ डोमिनेट किया, ईस्ट इंडिया के अंदर, टिल द मिडल ऑफ द 9th century. प्रतिहारा एम्पायर, जिसने वेस्ट इंडिया के अंदर और अपर गैंगेटिक वैली के अंदर रूल किया टिल द मिडल ऑफ द 10th century. अगर 10th century मतलब आपका नियर अबाउट 950 सी तक. एंड द विच डोमिनेटेड राष्ट्रकूटा एम्पायर द डेक्कन एंड ऑल्सो कंट्रोल टेरिटरीज इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया एट वेरियस टाइम पीरियड. अब देखो, जो ये 3 एम्पायर है ना, इनकी स्टोरी के अंदर या इनके जो भी रूलर्स हैं, उनकी वर्किंग्स में आपको ज्यादा क्या मिलेगा कि ये तीनों ही एम्पायर आपस में ही क्लैश खाते रहते थे। कभी मतलब कोई पाला रूलर है, उसने किसी राष्ट्रकूटा एम्पायर के रूलर को हरा दिया, फिर कभी किसी राष्ट्रकूटा एम्पायर के रूलर ने प्रतिहारा के किसी रूलर को हरा दिया, कभी प्रतिहारा रूलर ने पाला के एम्पायर के किसी रूलर को या राष्ट्रकूटा एम्पायर के किसी रूलर को हरा दिया। तो बस यही लड़ाई झगड़ा और इसी तरह से इनके 200 से 300 साल इन एम्पायर्स के निकल गए, कभी कोई ज्यादा डोमिनेंस में, कभी कोई ज्यादा डोमिनेंस में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रतिहारास, इनको या फिर गुर्जरा प्रतिहारास भी बोला जाता था। ये ओरिजिनली क्या थे, ये पेस्टोलॉजिस्ट थे, फाइटर्स थे। द एपिक हीरो लक्ष्मणा, डोर कीपर टू हिज ब्रदर, वाज लुक्ड अपॉन एज देयर हीरो। ये जो लक्ष्मण थे उसको क्या मानते थे, अपना हीरो मानते थे। द प्रतिहारास टुक ऑन देयर टाइटल विच लिटरली मीन्स डोर कीपर। जो इनका टाइटल था उसका मतलब भी क्या था, डोर कीपर। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एट खाजुराहो। खाजुराहो कहाँ पे है, आपके एमपी के अंदर है।
और काफ़ी फेमस जगह है, हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस है इंडिया के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के उसके अंदर। अगर हम देखें तो कल्चर के बिहाफ पर देखें तो ये एमपी के अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट जगह है जो हमारे कल्चर को शो करती है। इज फेमस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गुजरा प्रतिहारा स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग। द किंगडम वॉज फाउंडेड बाय हरिचंद्रा Brahmana in Jodhpur, southwestern Rajasthan. The dynasty gained importance in the second quarter of 8th century during the rule of Nagabhatta. ये एक इम्पॉर्टेंट रूलर है नागाभट्टा वन प्रतिहारा एम्पायर के, जिसके बारे में हमें 100% पता होना ही चाहिए। स्टार्ट करते हैं। नागाभट्टा वन, he successfully resisted the invasion of the Arabs and defeated the Arab army during the Caliphate campaigns in India. Ruled over the areas of Gujarat, Rajputana and Malwa. ध्रुवा द राष्ट्रकूटा किंग डिफीटेड हिम। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कभी कोई उसके दूसरे एम्पायर का किंग इनको डिफीट कर रहा है, कभी ये उनको डिफीट कर रहे हैं। यही मेनली इन एम्पायर के अंदर चीजें चलती रही और थोड़ा इनका एडमिनिस्ट्रेशन का भी हम देखेंगे कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। वैसे जैसा आपने गुप्ता एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन देखा, सेम वैसे ही था, बस ये गुप्ता जितने पावरफुल नहीं थे, बट इन्होंने कहीं ना कहीं उन्हीं के फुटस्टेप को फॉलो किया था और उसी टाइप का इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी कहीं ना कहीं था। तीनों ही एम्पायर का ऑलमोस्ट सेम ही एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी था। अब नागाभट्टा वन इंपॉर्टेंट रूलर है, इसलिए इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके वत्सा राजा, जो 780 to 800 सी तक इन्होंने रूल किया। इन्होंने क्या किया, कैपिटल को चेंज कर दिया और कन्नौज को कैपिटल बना दिया। और उनकी एक्सपेंशन पॉलिसी थी, उसकी वजह से उनके काफी सारे दुश्मन बन गए, जैसे धर्मपाला, पाला किंग ऑफ बंगाल और ध्रुवा जो राष्ट्रकूटा किंग थे। और उन्हीं के साथ इनका एक ट्रिपेटाइट स्ट्रगल चलता रहा और लास्ट तक प्रतिहारास, जब उनकी डाउनफॉल भी आया ना प्रतिहारास का, जब भी उनका एरिया कहाँ बचा हुआ था, कन्नौज। कन्नौज उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा और एक कन्नौज ही ऐसी जगह थी जहां पर उनका रूल कहीं ना कहीं बना रहा। धर्मपाला was defeated by वत्सा राजा, in turn he was defeated by ध्रुवा। ये देखो सेम है, तीनों में स्ट्रगल चल रहा है कहीं ना कहीं। अब जो वत्सा राजा थे उन्होंने पाला किंग को हरा दिया और खुद राष्ट्रकूटा किंग से हार गए। तो इस चैप्टर के अंदर हमें ज्यादा याद रखने जैसा कुछ नहीं है, बस हमें कुछ पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल हमसे अगर हम नागाभट्टा का नाम देखें तो हमें पता होना चाहिए कि यस ये एक प्रतिहारा किंग थे और इन्हीं के टाइम पीरियड के ऊपर प्रतिहारा एम्पायर का रियल एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ। इस तरह से हमें सीक्वेंस वाइज कुछ इंपॉर्टेंट एम्पायर्स के बारे में पता होना चाहिए। और हिस्ट्री इज ऑल अबाउट क्रोनोलॉजी, तो हमें पता होना चाहिए कि इस क्रोनोलॉजी में हमारी हिस्ट्री जा रही है। नागाभट्टा सेकंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। धर्मपालाज was again defeated by Pratihara's Nagabhatta II, who was later defeated by Govind III, Rashtrakuta king, in the tripartite struggle. He was succeeded by his son Ramabhadra, who ruled for a short span of time and was succeeded by his son मिहिर भोजा। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये रूलर थे जो हमें पता होने चाहिए प्रतिहारा एम्पायर के, भोजा वन और यू कैन से मिहिर भोजा, जिन्होंने रूल किया 836 to 885 सी तक। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। He is considered to be the popular ruler of Pratiharas and ruled for over 46 years. Earlier, he was defeated by Rashtrakutas, the Palas and the Kalachuris, but later with the help of his feudatories, the Chedis and the Guhyals, he emerged successful and won over the Rashtrakutas and the Palas. He had his capital at Kannauj, which was also called Mahodaya. The Braha copper plate inscription, ये भी important है, mentions a military cap at Mahodaya called Sakandavara. He was a great follower of Vaishnavism, ये विष्णु के बहुत बड़े follower थे, and assumed the title of Adi Varaha. His supremacy was acknowledged by the Chandals, the Kalachuris and the Arabs of Sindh. As per the Arab traveler, the Pratihara rulers had the best cavalry in India at that time. He was titled King Bora by an Arab traveler named Al-Masudi. ये भी काफी इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि अल-मसूदी जो ट्रैवलर थे उन्होंने किस राजा के लिए ऐसा बोला और वो किस टाइम पीरियड के अंदर इंडिया के अंदर आए। नेक्स्ट, महेंद्रपाला।
He made significant contribution in further extended the Pratihara Empire, reached west to the border of Sindh, north to the Himalaya, east to Bengal, and south past the Narmada. He fought a battle with the king of Kashmir, but had to give some of his territory in Punjab, which were won by Bhoja. Adopted the title of Maharaja Dhiraj of Aryavart, great king of किंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, मतलब राजाओं में भी जो राजा हो, ऐसा टाइटल इन्होंने अपने पास अपने आप को अडॉप्ट करवाया. एन एमिनेंट संस्कृत पोएट, ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक नेम्ड राजशेखर adorned his court. His works include कर्पूर मंजरी written in शौरासनी प्राकृत, काव्य मीमांसा, भाला भारता, ब्रिंजिका एंड परपंच पांडव एक्सेट्रा. ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स रहे, तो ये भी आपको याद रखने. एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये राजा याद रखने महेंद्रपाला, एक आपको मिहिर भोजा 100% याद रखने, और एक आपको नागाभट्टा 1. ये आपको तीनों याद होने चाहिए. नेक्स्ट है महिपाला 1. इनके टाइम पीरियड पे क्या था कि प्रतिहार्स का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था बिकॉज, और राष्ट्रकूटा जो किंग थे इंदिरा थर्ड, उन्होंने इनको हरा दिया था और कन्नौज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था. एंड द राष्ट्रकूटास टुक कंट्रोल ओवर गुजरात एज इज मेंशन्ड बाय अल मसूदी इन हिज अकाउंट्स. द प्रतिहारा एम्पायर हैड नो एक्सेस टू द सी. फिर ये दो और इम्पोर्टेंट रूलर मतलब रहे प्रतिहारा एम्पायर के, बट इनको याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. बस इतना याद रखना है कि जो राज्यपाल थे उनके टाइम पीरियड के अंदर महमूद गजनी ने कन्नौज के ऊपर रेड की और उनकी भी एंट्री इंडिया के अंदर हो चुकी थी. इन एम्पायर्स के टाइम पे अरब ट्रेवलर्स जो थे वो इंडिया के अंदर आने लग गए थे, और अरब की साइड से जो रेड वाला सिस्टम था वो भी इंडिया के अंदर होना स्टार्ट हो गया था, जो बाद में जाके एक्सटेंड हुआ. और कब वो रेड वाला सिस्टम खत्म हुआ इंडिया के अंदर, कि इंडिया के अंदर वो आपका हुआ दिल्ली सल्तनत के इस्टेब्लिश होने के बाद. उससे पहले मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी ने काफी बार इंडिया को रेड किया. एंड यशपाला द लास्ट रूलर ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी. बाय 1090 सी द गंडवालास कंक्वायर्ड कन्नौज. अब कन्नौज भी उनके पास से जा चुका था और प्रतिहारा डायनेस्टी कंप्लीटली एंड हो चुकी थी. और जब 11th सेंचुरी के अंदर गजनवीद का रूल आया, वो आए इंडिया के अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर तो मतलब सब कुछ प्रतिहारास का खत्म हो चुका था. और वो एरिया किसने सक्सीड कर लिया था? आपके चौहान्स ने, जो राजपूत हुए थे, और आपके परमार्स जो मालवा के परमार्स थे उन्होंने, और चालुक्याज ऑफ गुजरात. अब आता है पालाज ऑफ बंगाल. अब किंग शासन का, इनके बारे में हमने कल की क्लास में देखा था कि हर्षा ने इनको हराया था और बाद में ये वहां से भाग गए थे कन्नौज से, और कहां पर पहुंच गए थे? बंगाल के अंदर. अब इनकी डेथ होने के बाद क्या हुआ कि वहां पर बंगाल की साइड काफी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही थी. उसी के अंदर आपका एक एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ, दैट इज पालाज ऑफ बंगाल. पाला का, अब पाला क्यों बोला जाता है उनको? बिकॉज उनके जितने भी एम्पायर थे उनके लास्ट में पाला लगता था, इसलिए पाला बोला जाता है. और प्राकृत में इसका मतलब ये भी माना जाता है कि उनका मतलब था प्रोटेक्टर. अब इम्पोर्टेंट सिटीज कौन कौन सी थी उनके पास? पाटलिपुत्र था, रामवती, मुंगर, विक्रमपुरा, तमरालीपति एंड जगडाला. एंड जो भी एरिया था बिहार का और मॉडर्न ईस्ट यूपी है, वो सब कुछ वैसे तो बहुत ज्यादा कंटेंशन, बॉर्न कंटेंशन क्या होता है कि काफी कंट्रोवर्शियल एरिया रहा, बिकॉज वो एरिया ऐसा था जिसके ऊपर पालास भी अपना रूल चाहते थे, प्रतिहारास भी चाहते थे, राष्ट्रकूटास भी चाहते थे. बट फिर भी जो ये एरिया था मैक्सिमम टाइम किसके अंडर रहा? पालास के अंडर ही रहा. जो पाला किंग्स थे वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे पहले, और बुद्धिज्म में भी कौन सा? महायान बुद्धिज्म, और एक हमने जो तांत्रिक स्कूल ऑफ बुद्धिज्म देखा था बुद्धिज्म वाली क्लास में, उसको भी. इसीलिए उन्होंने काफी मोनेस्ट्रीज भी बनवाई. लेकिन उनके टाइम पीरियड पे कुछ टेम्पल्स भी ईस्टर्न इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश हुए. अब एम्पायर गोपाला, फाउंडर ऑफ द पाला डायनेस्टी. गोपाला डिस्प्लेस द लेटर गुप्ताज ऑफ मगधा एंड खड़गा डायनेस्टी ऑफ ईस्टर्न बंगाल. जो छोटी छोटी डायनेस्टी उस टाइम पीरियड थे, इन्होंने उनको डिस्प्लेस किया और खुद का रूल इस्टेब्लिश किया. बुद्धिज्म के फॉलोअर थे, इसलिए बहुत फेमस मोनेस्ट्री एट ओदांतापुरी इन्होंने इस्टेब्लिश करवाई. नेक्स्ट धर्मपाला, ये काफी इंपॉर्टेंट रूलर रहे.
Pala dynasty. During his reign, the Pala dynasty reached great heights. He conquered large parts of North India, although he was earlier defeated by the Pratiharas and भले ही ये प्रतिहारास और राष्ट्रकूटा से हारे, फिर भी इनके टाइम पीरियड के ऊपर जो पाला डायनेस्टी थी उसने एक लेवल ऑफ हाइट को रीच किया. His supremacy was accepted by the rulers of both West and South India, such as those of Punjab, Western Hill States, and Rajputana, Malwa, and Berar. He was the founder of Vikramshila Monastery near Bhagalpur, which had students from all parts of India and also from Tibet. One of the eminent Buddhist scholar Dipankara, जिसको अतीसा भी बोला जाता है, वो भी इस यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड थे. Also, धर्मपाला also founded the सोमापुरी monastery near पहाड़पुर, बिहार. ये भी काफी इंपॉर्टेंट रूलर थे आपकी पाला डायनेस्टी के. देवपाला extended the Pala Empire including Assam and parts of Odisha and modern Nepal. उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है? His inscriptions claim to have defeated the Hunas, the Lord of Gujarat, and the Dravidas. Devapala was an adherent follower of Buddhism. According to the Buddhist tradition, the Shailendra dynasty king Balaputra Deva, including Malaya, Java, Sumatra, and other neighboring islands, या सारे आपके islands के नाम हैं, requested Devapala to grant 5 villages to the monastery at Nalanda. He accepted the request and appointed Viradeva as the head of the Nalanda monastery. एक important चीज क्या थी? Vajradata, a Buddhist scholar who wrote Lokeshwara Sataka, was his court poet. अब ये कुछ और रूलर्स हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा इनके बारे में भी हम देख लेते हैं कि फिर से महिपाला वन के अंदर थोड़ा सा रिवाइव किया पाला एम्पायर ने, जितना भी थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था, और बट उस टाइम पे चोला का इन्वेजन हुआ, सब कुछ हुआ और बाद में इनको राजेंद्र चोला ने हरा दिया. अब रामपाला थे रिवाइव्ड द पाला फॉर्चून्स इन द 11th century एंड गेन कंट्रोल ऑफ कामारूपा एंड कलिंगा. अब आपको मेनली आपको किसके बारे में पता होना चाहिए? देवापाला, धर्मपाला एंड गोपाला. बस ये 3 रूलर हैं जिनके बारे में हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए. नाउ कम टू राष्ट्रकूटास. ये इनका टाइम पीरियड हो गया 753 to 975 CE. ये क्या थे? पहले क्या थे? ये फ्यूडिटरीज थे चालुक्यास के, और इन्होंने अपनी कैपिटल क्या रखी? मान्यखेता और मालखेड़ नियर शोलापुर. हमें कैपिटल पता होनी चाहिए एम्पायर्स की, बिकॉज मैच द फॉलोइंग में कई बार पूछ लिया जाता है. जैसे इनकी मान्यखेताज होगी, प्रतिहारास की हमने देखा, कन्नौज हो गई उससे पहले, और कैपिटल सेम ही होती है, इतना भी डिफरेंस नहीं आता है अगर चीजें सीक्वेंस में हो. अब प्रतिहारास की भी कन्नौज थी, जो हर्षवर्धन की डायनेस्टी थी, वर्धना डायनेस्टी, उसकी भी कन्नौज ही थी. बिकॉज हर टाइम टू टाइम ना इंडिया के अंदर कोई ना कोई इम्पोर्टेंट सिटी जो है वो राइज होती है. जैसे बाद में हम जब मुगल्स के बारे में देखेंगे उसके अंदर आप आगरा के बारे में बहुत ज्यादा देखेंगे, बिकॉज आगरा का जितनी ग्रोथ थी वो मुगल्स के टाइम पीरियड के ऊपर ही सबसे ज्यादा हुई थी, और उन्होंने आगरा को अपनी कैपिटल भी बनाया था, इसलिए आप आगरा का नाम ज्यादा देखेंगे और दूसरा आप दिल्ली का नाम ज्यादा देखेंगे. तो ऐसे ही सीक्वेंस में कभी कोई सिटी ऐसी होती है जिसकी ग्रोथ पीक पे हुई, और ऐसे ही पीक पे ग्रोथ होते होते पूरे इंडिया की डेवलपमेंट आज के टाइम पे बहुत अच्छी चल रही है. The Arab merchants were allowed to build mosques during their reign, which testify their liberal attitude. ये सभी रिलीजन जो राष्ट्रकूटास थे वो सभी रिलीजन्स के लिए अच्छे थे. बुद्धिज्म को और हिंदुज्म को तो ये खुद सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करते थे, और जो बाद में आपके अरब मर्चेंट जो मुस्लिम धर्म बच गया, आपका इस्लामिक जो लोग बच गए, उनके लिए भी ये इनका एक एटीट्यूड था कि आप अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, अच्छी तरह फॉलो कर सकते हो, आपको उससे रिलेटेड जो भी करना है. पर हाँ, जो राष्ट्रकूटास खुद थे वो प्रमोट नहीं करते थे किसी और रिलीजन को एक्सेप्ट हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म, बट वो लिबरल एटीट्यूड था उनका कि यस वो किसी को परेशान नहीं करेंगे किसी का अगर कोई और रिलीजन है तो. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है आपके डांटी दुर्गा, फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. ही अनेक्स द चालुक्य किंग बाय डिफीटिंग कीर्तिवर्मन सेकंड. अभी हमने चालुक्य किंगडम के बारे में नहीं रीड किया है, उसके बारे में भी हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, कल हमारी
जो क्लास होगी अर्ली मेडिवल की, जिसके अंदर हम साउथ के किंगडम्स को सभी को देखेंगे, उसके अंदर हम चालुक्यास के बारे में भी बात करेंगे। Thus the Rashtrakuta became the paramount power in the Deccan. He defeated the Gujars and captured Malwa from them. Krishna I expanded the kingdom and brought major portion of Karnataka and Konkan under his rule. He built the magnificent rock-cut monolithic कैलाश टेम्पल एट अलोरा। ये आपको 100% पता होना चाहिए कि जो कैलाश टेम्पल इलोरा के अंदर है उसको किसने बनवाया था? कृष्णा वन फ्रॉम राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। नेक्स्ट ध्रुवा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहे बिकॉज इन्होंने पालास को भी हराया और प्रतिहारा किंग को भी हराया था। गोविंदा थर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट रहे। एंड ये अमोघा वर्षा, ये भी इंपॉर्टेंट। ये लास्ट दो इंपॉर्टेंट रूलर है, इसके बाद के रूलर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। जो स्ट्रगल उनका चल रहा था उनके अंदर इन्होंने धर्मपाला को भी हराया और नागाभट्टा सेकंड को भी हराया, और इन्होंने राष्ट्रकूटा एम्पायर को एक्सपेंड किया केप कैमोरिन टू कन्नौज एंड फ्रॉम बनारस टू भरूच ड्यूरिंग हिज रीन। ही वाज कंपेयर्ड विद अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड अर्जुना ऑफ महाभारत, बिकॉज इनका एक ही गोल था, जितना हो सके राष्ट्रकूटा एम्पायर को एक न्यू हाइट पे पहुंचाया जाए और राष्ट्रकूटा एम्पायर की ग्रोथ की जाए। He made expedition to the south. The Cholas, Pandyas and Cheras paid tribute to him. अमोघा वर्षा 1 815 to 880 C, काफी ज्यादा टाइम पीरियड हो जाता है, काफी ज्यादा टाइम तक इन्होंने रूल किया। He built the राष्ट्रकूटा कैपिटल द सिटी ऑफ मान्यखेड़ा। इन्होंने, अब वो कैपिटल तो पहले से थी बट इन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह बनाया। He made peace with his neighbors. ईस्टर्न चालुक्यास के साथ इन्होंने पीस बनाया। एक स्मॉल गंगा डायनेस्टी थी उस टाइम पीरियड के, उनके साथ इन्होंने पीस बनाया। पल्लव्स के साथ, जो साउथ की साइड काफी स्टेब्लिश एम्पायर था, उसके साथ भी इन्होंने पीस मेंटेन किया। ही पैट्रोनाइज आर्ट एंड लिटरेचर। ही हिमसेल्फ रॉट द फेमस कन्नड़ा वर्क कबीर जमा मार्गा, कन्नड़ा वर्क ऑन पोइटिक्स। ही इज कॉल्ड अशोका ऑफ द साउथ। इनको अशोका ऑफ द साउथ भी कहा गया for his peace loving nature and his immense interest in art and literature, because हमने देखा अशोका का भी इस फिल्म के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था जब हमने मौर्य एम्पायर को देखा था, इसीलिए उन्होंने इतने ज्यादा रॉक एडिक्ट्स, इतने ज्यादा इंस्क्रिप्शंस वगैरह सारी चीजें कराई। इंदिरा थर्ड ग्रैंडसन थे, इन्होंने महिपाला वन को हराया और कन्नौज को हासिल किया। कृष्णा थर्ड, ये किसके लिए? सिर्फ ये अपने एक्सपेंडिशन के लिए फेमस थे बिकॉज इन्होंने चोलास की साइड मार्च किया और उनको हराया टकोलम में, एंड देन ही वेंट फर्दर साउथ एंड कैप्चर्ड तंजौर एज वेल। He went as far as Rameshwaram and occupied it for some time. He built several temples in the conquered territories, including the Krishnevara temple at Rameshwaram. ये इनकी स्टोरी थी। And last में the Rashtrakutas patronized Shaivism and Vaishnavism and were tolerant towards other sects like Jainism and Islam. कि उन्होंने हिंदुज्म के अंदर तो दो ही मेन थी चीजें, एक शैविज्म और एक वैष्णविज्म, दोनों को प्रमोट किया, पैट्रोनाइज किया, और थोड़ा बहुत बुद्धिज्म को भी प्रमोट किया, और साथ में जैनिज्म और इस्लाम दोनों ही रिलीजन को टॉलरेट किया और उन दोनों रिलीजन की चीजों के अंदर इंटरफेयर नहीं किया। अब आपको राष्ट्रकूट एम्पायर के अंदर इंपॉर्टेंटली इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए और इनके बारे में पता होना चाहिए। ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक आधी चीजें ही हमें याद रखनी होती हैं। अगर हम देखें तो इस चैप्टर के अंदर अगर आपने एक बार क्लास ले ली उसके बाद कुछ भी लेफ्ट नहीं रहेगा, उसके बाद हमें और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था तीनों एम्पायर का? सिमिलर था गुप्तास से, पुष्यभूति से और चालुक्य से। अब हमने इन दोनों को नहीं देखा है अभी तक, तो हम गुप्तास से सिमिलरिटी देख सकते हैं। सेम की जो हमारा किंग है वो सब सारे एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है, कमांडर इन चीफ है। अब किंग के कुछ मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स को पोजीशंस मिली हुई हैं। फिर एक आपके पुरोहित हैं जो आपके सारे रिलीजियस से रिलेटेड चीज़ों को देख रहे हैं। रेवेन्यू मिनिस्टर है, अफेयर में फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, ट्रेजरर हैं। ऐसे करके सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह डिवाइडेड है। तीनों ही एम्पायर के पास बहुत अच्छी आर्मी थी, बहुत अच्छी वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, और ऐसा बोला जाता है द पल्लास हैड द ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स, राष्ट्रकूटास हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फोर्ट्स एंड प्रतिहारास हैड द फाइनेस्ट कैवलरी। ये कुछ तीनों एम्पायर की अलग अलग स्पेशलिटी थी रिलेटेड टू आर्मी, बट ऑल ओवर तीनों ही एम्पायर्स की आर्मी बहुत अच्छी
थी, इसीलिए तो लड़ते रहे, कोई कंक्लूजन नहीं आता था, कभी कोई जीत जाता था, कभी कोई जीत जाता था, किसी राजा ने, कभी कोई राजा किसी को हरा देता था, कभी कोई, इसीलिए इनका ये जो स्ट्रगल था इतना लंबा चला, बिकॉज आर्मी तीनों ही एम्पायर के पास बहुत अच्छी थी। अब टेरिटरीज कैसे डिवाइडेड थी, आपकी राष्ट्र जो जिसको गवर्नर सुपरवाइज करते थे, फिर आपकी भुक्ति की गवर्नर, गवर्नर तो ये क्या हो गया, राष्ट्र क्या हो गया, पूरी स्टेट हो गई। अब उसके नीचे क्या है, वो प्रोविंसेस हैं जिनको भुक्ति बोला जाए, जिनको हेड कौन करते थे, ऊपरी का। ये सेम आपने गुप्ता एम्पायर के टाइम पीरियड के अंदर भी हमने देखा था। फिर उससे नीचे आपके आ गए मंडल्स। मंडल्स किसको कहा जाता था, डिस्ट्रिक्ट्स को कहा जाता था, जिनको हेड कौन करते थे, विश्वपति हेड करते थे, जो वहां पर रिवेन्यू कलेक्ट करते थे और लॉ एंड ऑर्डर को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मेंटेन रखते थे। फिर उसके नीचे आपका आता था पटाला। पटाला क्या होता था, किस चीज के लिए वर्ड यूज किया जाता था, क्लस्टर ऑफ विलेजेस। यानी अब आपकी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके सपोज करो 80 विलेजेस हैं, तो 80 विलेजेस को क्या किया कि आपने 20 विलेजेस के ग्रुप बना दिए, और वो ग्रुप्स को क्या बोला जाएगा, पटाला बोला जाएगा, और जिनको हेड करता था उसको क्या कहा जाता था, भोजपति कहा जाता था। तो ये नाम कुछ हमें याद रखने होते हैं, बिकॉज ये हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। और फिर क्लस्टर ऑफ विलेजेस, तो उसके नीचे क्या बचेगा, आपका विलेज बचेगा, जिसके विलेज हेडमैन होते थे, विलेज अकाउंटेंट होते थे, और मोस्टली जो विलेज हेडमैन की पोस्ट है या विलेज लेवल की जो भी पोस्ट होती थी वो हेरिडिटी ही होती थी, कि फादर से सन को मिल गई, फिर सन से उनके सन को मिल गई, ऐसे ही चीजें चलती थी। उसके बाद जो स्टेट की रिलीजियस पर्सपेक्टिव देखें तो स्टेट काफी सेकुलर थे। अगर वो खुद हिंदुज्म को पेट्रोनाइज करते थे, बुद्धिज्म को पेट्रोनाइज करते थे, कुछ रूलर्स ने जैनिज्म को भी पेट्रोनाइज किया, और मुस्लिम्स को किसी ने पेट्रोनाइज नहीं किया उस टाइम पीरियड तक, बट मुस्लिम्स वर अलाउड टू प्रैक्टिस देयर फेथ बाय द राष्ट्रकूटा किंग। बट जो राष्ट्रकूटा किंग्स थे उनको मुस्लिम्स के उनके फेथ को प्रैक्टिस करने से प्रॉब्लम नहीं थी, और वो मुस्लिम्स को किसी भी तरह किसी भी रिलीजन के लिए फोर्स नहीं करते थे, और काफी सेकुलर तरीके से मुस्लिम भी आराम से उनके एम्पायर के अंदर अपने रिलीजन को फॉलो करते थे। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। कल की क्लास में हम पल्लव्स के बारे में देखेंगे, चालुक्यास के बारे में देखेंगे, एंड द ग्रेट चोला एम्पायर के बारे में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो डू सब्सक्राइब माय चैनल, अच्छी नहीं भी लगी हो देन सब्सक्राइब माय चैनल, और जो प्रॉब्लम लगी उसको कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अब वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और आज की अर्ली मेडिवल हिस्ट्री की क्लास में हम देखेंगे चालुक्यास एंड पल्लव्स को। ये चैप्टर आप एंशिएंट में भी काउंट कर सकते हो और अर्ली मेडिवल हिस्ट्री के अंदर भी काउंट कर सकते हो, बिकॉज हमने कल लास्ट क्लास के अंदर से अर्ली मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर दी, तो हम इस चैप्टर को भी अर्ली मेडिवल हिस्ट्री के अंदर ही काउंट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी भी है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ी बैक स्टोरी देखते हैं और उसके बाद हम आगे की स्टोरी देखेंगे। अब हमने कल देखा कि नॉर्थ की स्टोरी क्या थी, आपका गुप्ता एम्पायर था। गुप्ता के बाद इंपॉर्टेंट एम्पायर आया है आपका हर्षा का। उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट एम्पायर और आए आपके, प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूटास। ये तो हो गई नॉर्थ की स्टोरी। अब राष्ट्रकूटास के बाद अरब इन्वेजन स्टार्ट हो गए थे और फाइनली फिर उसके बाद आपकी स्टेब्लिश हो गई थी दिल्ली सल्तनत। अब उसी टाइम पीरियड के अंदर साउथ के अंदर क्या हो रहा था, साउथ के अंदर हमने इंपॉर्टेंट किंगडम्स कहाँ से स्टार्ट किए थे, हमने सबसे पहले देखा चोलास, चेरास एंड पांड्यास के बारे में। उनके बाद जो हमने साउथ के अंदर इंपॉर्टेंट एम्पायर देखा वो था आपका सातवाहन एम्पायर, सातवाहन एम्पायर। अब उसके बाद जब गुप्ता एम्पायर खत्म हो गया तो नॉर्थ इंडिया के अंदर तो आपका हर्षा एम्पायर चल रहा है, लेकिन जिस टाइम पे नॉर्थ के अंदर हर्षा एम्पायर है उस टाइम पे साउथ के अंदर कौन थे, उसके अंदर टाइम पर आपके साउथ के अंदर थे चालुक्यास ऑफ बदामी, जो इंपॉर्टेंट एम्पायर थे, एंड आपके पल्लव्स ऑफ कांच। ये दोनों जिस टाइम पीरियड के अंदर हर्षवर्धन का रूल नॉर्थ में चल रहा था उस टाइम पीरियड के अंदर साउथ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से थे, चालुक्यास ऑफ बदामी एंड पल्लव्स ऑफ कांची। ये दोनों ही एम्पायर
आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर इन पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब हमने जब हर्षा के रूल को देखा, जब भी हमने देखा था कि हर्षवर्धन का क्लैश किसके साथ हुआ था, चालुक्यास के साथ हुआ था, पुलकेशिन के साथ हुआ था, जिसकी वजह से हर्षवर्धन ने साउथ की तरफ मूव करने का जो उनका आइडिया था उसको ड्रॉप कर दिया था और वो नॉर्थ तक ही अपने रूल को उन्होंने रखा। तो आज हम उन्हीं चालुक्यास के बारे में और पल्लव्स ऑफ कांची के बारे में एक डिटेल स्टडी करेंगे। और फिर क्या हुआ था, एक लास्ट चीज और सुन लो कि जो चालुक्यास और पल्लव्स का रूल कब खत्म हुआ था। इनका रूल्स राष्ट्रकूटास से पहले खत्म हो गया था। चालुक्यास का रूल खत्म हुआ जब राष्ट्रकूटास ने इनको हरा दिया और फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद राष्ट्रकूटास का खुद का रूल भी खत्म हो गया था, बिकॉज अरब इन्वेजन बहुत पीक पर इंडिया के अंदर स्टार्ट हो गए थे। और वहीं पल्लव्स ऑफ कांची का रूल कब खत्म हुआ गया था, जब चोला एम्पायर स्टेब्लिश हुआ। अब इस क्लास के बाद अर्ली मेडिवल हिस्ट्री के अंदर हमारा एक ही इंपॉर्टेंट एम्पायर बचेगा, डेट इज चोला एम्पायर, जो पल्लव्स ऑफ कांची की जगह पर रिप्लेस किया। बट चोला एम्पायर ने काफी बड़े एरिया को फिर साउथ की साइड ही कवर किया उस टाइम पीरियड के अंदर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि देखो किंगडम्स बहुत सारे एस्टेब्लिश होते हैं पूरे इंडिया के अंदर, छोटे 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 आपको बहुत किंगडम मिल जाएंगे। आपको गंगा किंगडम मिल जाएगा, आपको कदम बाज किंगडम मिल जाएगा, ऐसे करके आपको बहुत किंगडम मिलेंगे। लेकिन हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हम नॉर्मली भी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, हम किन किंगडम को रीड करते हैं, जिनकी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट हो आज के टाइम पीरियड के अंदर भी। अब आप देखेंगे उस टाइम पीरियड के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स रहे, उनका आर्ट और आर्किटेक्चर आज तक इंडिया के अंदर है। उनके बनाए हुए टेम्पल्स आज भी हम देखने जाते हैं, आज भी हम उन टेम्पल के अंदर की मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगे हुए हैं जो उस टाइम के रूलर्स ने अपने आर्किटेक्चर के अंदर यूज की थी। तो उन्हीं एम्पायर को हिस्ट्री रिकॉर्ड करती है, उन्हीं एम्पायर्स के बारे में हिस्ट्री के अंदर लिखा जाता है जिनके पास कोई अचीवमेंट हो, चाहे वो अचीवमेंट उनकी किसी भी फील्ड से रिलेटेड क्यों ना हो। लेट स्टार्ट विद चालुक्यास ऑफ बादामी। एमरजेंस ऑफ द चालुक्यास ऑफ बादामी। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि इन दोनों ही एम्पायर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हैं जिनके बारे में हमें याद रखना है कि ये कौन सी इंस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी अहोल इंस्क्रिप्शन, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो भी हमें पता होना चाहिए। काफी बार एग्जाम में आपसे डायरेक्ट इंस्क्रिप्शंस मैच द फॉलोइंग के अंदर पूछी जाती हैं। Copper plate records. It is deduced that the Chalukyas dynasty started with the vessel of the Kadamba kings. He probably declared himself an independent king when the Kadamba dynasty weakened. His successor was Rana Raga Jaisimha I. जब कदम्बा डायनेस्टी वीक होना स्टार्ट हुई, जब चालुक्यास ने क्या किया, अपने रूल को इस्टेब्लिश किया। और ये सारी बातें कब की हैं साउथ के अंदर, जब आपकी सातवाहन डायनेस्टी कंप्लीटली खत्म वहां से हो चुकी थी, उसके बाद की चीजें, जिस टाइम पर नॉर्थ के अंदर हर्षवर्धन का रूल चल रहा था और उससे भी पहले के गुप्ताज के एंड होने के और हर्षवर्धन के रूल के टाइम पीरियड पे साउथ के अंदर ये चीजें चल रही थी। The real architect of the empire was Pulkeshin I. He built a fort of Badami and ruled from there. उनके बेटे का नाम क्या था, कीर्तिवर्मन वन, जिन्होंने पुलकेशिन वन के बाद राज्य को संभाला, थ्रोन को संभाला और किंगडम को और ज्यादा एक्सपेंड किया। और उन्होंने किनको हराया, मौर्याज ऑफ कोंकण, नलाज एंड कदम्बाज, इन सबको भी हराया। राइज कैसे हुआ, द बादामी चालुक्यास रैपिडली रोज टू प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द रीन ऑफ पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड जो कीर्तिवर्मन के बाद आए, उनके टाइम पीरियड के अंदर चालुक्यास ऑफ बादामी का एम्पायर सबसे ज्यादा एक्सपेंड पर आया। Expansion. Pulkeshin II consolidated his authority in Maharashtra and conquered large parts of Deccan. He defeated Harshvardhana and acquired the title of Dakshin Patheshwara, Lord of the South. ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमने हर्षवर्धन के लेक्चर के अंदर भी देखी थी और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि उन्होंने हर्षवर्धन को हराया और उसकी वजह से उनको टाइटल क्या मिला, दक्षिण पथेश्वर का टाइटल उनको मिला। फिर पॉलिटिकल स्ट्रगल क्या था, पॉलिटिकल स्ट्रगल, अब हम आज कौन से दो एम्पायर को देख रहे हैं, चालुक्यास एंड पल्लव्स को। कल हमने कौन से तीन एम्पायर को के बारे में देखा था, प्रतिहारास, पालास एंड
राष्ट्रकूटास, उन तीनों के बीच में स्ट्रगल चलता रहता था, आपस में लड़ते रहते थे। वो सेम सिचुएशन चालुक्यास और पल्लव्स के साथ थी कि इनका भी आपस में क्लैश चलता रहता था, कभी कोई विन करता था, कभी कोई विन करता था, और ऐसे करके नियर अबाउट 100 ईयर्स तक इनके बीच में वो स्ट्रगल चलता ही रहा। पॉलिटिकल स्ट्रगल, पुलकेशिन सेकंड वाज डिफीटेड बाय पाला किंग नरसिम्हा-वर्मन. It marked the beginning of a long-drawn political struggle between the Pallavas and Chalukyas that continued with ups and downs for 100 years. तो जब पुलकेशिन सेकंड को नरसिम्हा वर्मन ने हराया, उसके बाद ये चीज स्टार्ट हुई और अगले लगभग 100 सालों तक ये पॉलिटिकल स्ट्रगल दोनों एम्पायर के बीच में चलता रहा। चालुक्यास ऑफ बादामी, पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट रूलर्स, उसके बाद उनकी इकोनॉमी, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। क्या पीरियड था? 543 एडी टू 755 एडी तक आपका चालुक्य एम्पायर रहा। कैपिटल क्या थी? बदामी, जिसको पतापी भी बोला जाता है। दे सेट अप देयर किंगडम इन वेस्टर्न डेक्कन विद द कैपिटल एट वतापी, मॉडर्न बदामी इन कर्नाटक। मॉडर्न में कहाँ का एरिया है ये? आपके कर्नाटका वाला रीजन। They were involved in a political struggle with Pallavas that continued with up and down for over years. पहले पुलकेशिन वन, एस्टेब्लिश सिटी ऑफ बतापी, जिन्होंने बतापी को एस्टेब्लिश किया। पहले सॉवरेन रूलर बने चालुक्य डायनेस्टी के। इनको बहुत सारे टाइटल भी मिले, सिर्फ याद करने की जरूरत नहीं, एक बार नजरों में से निकाल लेना। रिलीजन का हमें ये पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा अश्वमेधा सेक्रीफाइसेस के अंदर बिलीव करते थे, इसलिए हम मान सकते हैं कि ये वैदिक रिलीजन को फॉलो करते थे। बिकॉज हमने जब वैदिक पीरियड के बारे में देखा था, जब हमने भी देखा था कि यस, अश्वमेधा या राजसूय या ये सब क्या होते हैं, ये हमने ब्रीफली वहां पर डिस्कस किए थे। इंस्क्रिप्शन, बादामी रॉक इंस्क्रिप्शंस एंड अमीना भावी स्टोन टैबलेट इंस्क्रिप्शन टॉक्स अबाउट पुलकेशिन वन। अब ये दो इंस्क्रिप्शन है, इनके नाम हमें पता होना चाहिए कि दोनों ही इंस्क्रिप्शन किसके बारे में बात करते हैं? पुलकेशिन वन के बारे में। एंड पुलकेशिन वन वाज फॉलोड बाय हिज सन कीर्तिवर्मन। अब पुलकेशिन वन के बाद राजा कौन बने? कीर्तिवर्मन वन। इनका रूल रहा, ये रूल याद करने की जरूरत नहीं कितने टाइम पीरियड तक रहा, बिकॉज हमारी मेमोरी की भी एक लिमिट है, हम इतना याद नहीं रख सकते। A whole inscription. It states that Kirtivarman was the night of doom for the Nalas, Mauryas of Konkan and the Kadambas. ये एक नेगेटिव सेंस में होता है कि वो कीर्तिवर्मन जो थे वो इन एम्पायर्स के लिए एक थ्रेट की तरह थे। कंक्वेस्ट ऑफ कोंकण ब्रॉट द वाइटल पोर्ट। अब जो कीर्तिवर्मन थे उन्होंने कोंकण एरिया का कंक्वेस्ट किया, जिसकी वजह से जो गोवा का पोर्ट था वो भी उनके अंडर आ गया, जिसकी वजह से उनके एम्पायर को काफी ज्यादा हेल्प मिली ग्रो होने में। जहां तक इंस्क्रिप्शन की बात की जाए, गोदाची कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन टॉक्स अबाउट कीर्तिवर्मन वन। ये आपको पता होना चाहिए, और कुछ पता ना हो, ऊपर वाला ये पता होना चाहिए। पुलकेशिन सेकंड, one of the most important ruler of Chalukyas of Badami. The kingdom rapidly rose to prominence during his reign. इनको भी कुछ टाइटल्स मिले, याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज याद नहीं हो सकता इतना। बस ये महाराजा धीराजा तो इजी है और आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। Pulkeshin's subjugation of the Vishnu Kundins, allies of the Pallavas, brought him into conflict with the Pallavas. अब इस रीजन की वजह से ये पल्लव्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आए। फिर क्या हुआ? बैटल ऑफ पुल्लालोर कब हुआ? 618 to 19 तक। He defeated and killed the पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन वन। पहले क्या हुआ? पहले वॉर के अंदर कौन जीते? ये जीते, और इन्होंने क्या किया? पल्लवा किंग जो महेंद्र वर्मन वन थे उनको हरा दिया। इनके बारे में हम आगे देखेंगे। अ होल इंस्क्रिप्शन, ही डिफीटेड हर्षवर्धना इन AD 630। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अ होल इंस्क्रिप्शन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन है हमारी हिस्ट्री की। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज लिखी हुई है कि जो आपके पुलकेशिन सेकंड थे उन्होंने 630 AD के अंदर हर्षवर्धन को हराया। जो हमने हर्षवर्धन वाले लेक्चर में देखा था कि वो नर्मदा के पास आए और उन्हें पुलकेशिन सेकंड मिले, उनके साथ उनका आमना सामना हुआ और उनको वापस नॉर्थ की तरफ सेटल रहना पड़ा। तो वो जो कन्फ्लिक्ट था, वो जो वॉर था इन दोनों के बीच में, वो कहाँ नोटेड है? आपके अहोल इंस्क्रिप्शन के अंदर। और उसी वजह से इनको टाइटल मिला था पुलकेशिन सेकंड को दक्षिण पथेश्वर का, लॉर्ड ऑफ द साउथ।
और एक इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में क्या है, हुयांग त्सांग। आपने देखा था कि ये नाम हमने कहाँ देखा था, ये एक चाइनीज पिलग्रिम थे और ये कहाँ पर आए थे, किसके कोर्ट में आए थे, हर्षा के कोर्ट में आए थे, ये हमने देखा था। इन्होंने पुलकेशिन के किंगडम के बारे में क्या बोला, मोहोलाचा प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ पुलकेशिन सक्सेस अगेंस्ट हर्षा। इन्होंने चीजें लिखी उनके अंदर, अब इन्होंने हर्षा एम्पायर से रिलेटेड काफी कुछ लिखा और उसी के अंदर इन्होंने ये भी मेंशन किया, ऐसे एविडेंसेस दिए जिससे हमें आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे पता चल पाए कि यस, उस टाइम पीरियड के अंदर हर्षवर्धन को पुलकेशिन सेकंड ने हराया था। बैटल ऑफ वतापी AD 642। अब एक बैटल यहाँ पर बैटल ऑफ पुलालूर हुआ था जिसके अंदर पुलकेशिन सेकंड जीत गए थे और उन्होंने पल्लव्स को हरा दिया था, महेंद्र वर्मन वन को हरा दिया था। अब चीजें तो कभी ना कभी आपके साथ रिवर्स भी हो सकती हैं। अब बैटल ऑफ वतापी जब 642 के अंदर हुआ, उसके अंदर क्या हुआ, ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय द पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्मन। अब इनकी डेथ हो गई। अजंता केव, a painting depicts the Sasanian ambassador in his court. He maintained good relation with the Sasanian Empire, which later led to the influx of Zoroastrian during the rise of Islam. अब आपकी जो अजंता केव 1 है उसके अंदर उसकी पेंटिंग ये चीज डिपिक्ट करती है कि पुलकेशिन सेकंड के जो ससानियन एम्पायर थे उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे गुड रिलेशन थे। अब ससानियन एम्पायर क्या है, ये भी एक सेंट्रल एशिया का एम्पायर है और ऐसा माना जाता है कि ये लास्ट इरानियन इन्वेजन था, ये लास्ट इरानियन एम्पायर था जो किससे पहले, इस्लाम की इंडिया के अंदर शुरुआत होने से पहले, इस्लाम रूल की इंडिया के अंदर शुरुआत होने से पहले ये लास्ट इरानियन एम्पायर था। रिलीजन, लॉनेर एंड पिंपलानेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन अटेस्ट दैट ही वाज वैष्णवाइट। अब ये दो इंस्क्रिप्शन हैं, इनसे हमें क्या पता चला कि पुलकेशिन सेकंड क्या थे, वैष्णवाइट थे, यानी वो विष्णु के भक्त थे, वो विष्णु को फॉलो करते थे, वैष्णविज्म को फॉलो करते थे। एंड रिलीजियस टॉलरेंस की बात करें तो वो शैविज्म के लिए और बुद्धिज्म के लिए, इन दोनों के लिए टॉलरेंट थे, उनको ना बुद्धिज्म से दिक्कत थी और ना शैविज्म से दिक्कत थी। अब एक चीज है, हिंदुज्म में होते होते ऐसा नहीं हो सकता, आप अगर विष्णु के भक्त हैं तो आपको शिव से प्रॉब्लम होगी, आप भक्त हो सकते हैं विष्णु के पर आपको शिव से प्रॉब्लम नहीं हो सकती, बिकॉज एट लास्ट दोनों, माना तो यही जाता है ना कि भगवान एक ही है। तो वो सेम चीज है कि वो खुद वैष्णवाइट थे लेकिन उनको शैविज्म से प्रॉब्लम नहीं थी और बुद्धिज्म से भी उनको प्रॉब्लम नहीं थी। अब उनका कंट्रीब्यूशन आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर में क्या क्या रहा। Several of his inscriptions begin with salutation to Vishnu and bear seals with emblems that feature Varaha and incarnation of Vishnu. एक उनकी इंस्क्रिप्शन से काफी चीजें विष्णु से रिलेटेड मिलती थी, विष्णु को प्रणाम करके उनकी चीजें स्टार्ट होती थी, वो तो हम पता लगा सकते हैं बिकॉज he was an Vaishnavite. The construction of Shaivite shrines, now called the Upper Shivalaya, the Lower Shivalaya and Malagiti Shivalaya, starting during his reign. And the Meguti Jain temple at Ahol was also built during his reign by Ravi Kirti, who composed the Ahol inscription engraved on the wall of this temple. अब जो हमने अहोल इंस्क्रिप्शन देखा जिसके अंदर बैटल के बारे में दिया हुआ है रिलेटेड टू हर्षवर्धन एंड पुलकेशिन सेकंड, उसको कंपोज किसने किया था, रवि कीर्ति ने कंपोज किया था। रवि कीर्ति उन्हीं के कोर्ट में के अंदर थे, पुलकेशिन सेकंड के कोर्ट के अंदर प्रेजेंट थे और उन्होंने ही अहोल इंस्क्रिप्शन को कंपोज किया था। और रवि कीर्ति ने ही मेगुती जैन टेम्पल की स्थापना भी अहोल के अंदर की थी, बिकॉज ही वॉज एन जैन, ही वॉज बिलोंग फ्रॉम जैनिज्म। The Ahol Prashasti inscription, composed by Pulkeshin's court poet Ravi Kirti, records the construction of Jinendra temple by Ravi Kirti and lists Pulkeshin's military achievements. अब ये सेम इन्हीं की अहोल प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन के अंदर जो इनके रवि कीर्ति ने ही कंपोज किया, उसके अंदर और क्या लिखा हुआ है कि जो जिनेंद्र टेम्पल है उसको भी कंस्ट्रक्शन रवि कीर्ति ने ही कराया और साथ में ही पुलकेशिन की जो मिलिट्री की अचीवमेंट है वो भी वहां पर लिखी हुई है, उस इंस्क्रिप्शन पर लिखी हुई है। लास्ट कौन थे आपके, विक्रमादित्य 1। आफ्टर द डेथ ऑफ पुलकेशिन सेकंड ही रिस्टोर्ड ऑर्डर इन द फ्रैक्चर्ड किंगडम एंड मेड द पल्लवास रिट्रीट फ्रॉम द कैपिटल वतापी। इन्होंने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किंगडम की कंडीशन को दोबारा से अच्छा किया पुलकेशिन सेकंड की डेथ के बाद। अब देखते हैं चालुक्यास का आर्ट एंड आर्किटेक्चर।
टेम्पल आर्किटेक्चर। ये कौन से आर्ट को प्रमोट किया इन्होंने और कौन सा आर्ट स्टार्ट किया? दैट इज विसारा स्टाइल। विसारा स्टाइल क्या था? मिक्सचर ऑफ नागर एंड द्रविड़ स्टाइल का मिक्सचर था। अब वही विसारा स्टाइल किसने पॉपुलर करा? चालुक्याज ने। वहीं आपका द्रविड़ स्टाइल किसने पॉपुलर करा? पल्लव्स ने, जिनको अभी हम चालुक्याज के बाद पढ़ेंगे। और नागर स्टाइल अलग है। इन सभी स्टाइल्स के बारे में हम ब्रीफली अलग से एक क्लास के अंदर देखेंगे, जो हमारी आर्ट एंड आर्किटेक्चर की क्लास होगी, बिकॉज वो भी इम्पोर्टेंट है, वो हमारे आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। एंड दिस स्टाइल ओरिजिनेटेड एंड फ्लरिश्ड एट अहोल। कहाँ पे वह सारा स्टाइल को फ्लरिश किया गया? अहोल के अंदर, बदामी एंड पतादाकर। इंपॉर्टेंट साइट्स भी ये तीनों ही रही। केव टेम्पल्स कहाँ मिले? अजंता, एलोरा एंड नासिक के अंदर। अब पता कल के अंदर क्या थी? 10 टेम्पल्स बने बिल्ट इन द 7th एंड 8th सेंचुरी के अंदर। जनरली किससे डेडिकेटेड थे? शिवा को डेडिकेटेड थे। एंड द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ विच, उनके अंदर से भी 2 इंपॉर्टेंट टेम्पल थे। कौन कौन से? आपके पापानाथा टेम्पल एंड आपका विरूपाक्षा टेम्पल। ये दोनों टेम्पल की कंस्ट्रक्शन भी उसी टाइम पीरियड के अंदर हुई थी, चालुक्यास के टाइम के अंदर। और ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स माने जाते हैं, इनके स्टाइल को लेकर, इनकी हिस्ट्री को लेकर, और काफी बार इनके बारे में पूछा जाता है। स्टाइल फ्यूजन ऑफ 2 मेजर इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल, वन फ्रॉम नॉर्थ इंडिया रेखा नागरा प्रसाद, जो आपका नागर स्टाइल हो गया, एंड वन फ्रॉम साउथ द्रविड़ा स्टाइल। अब द्रविड़ा तो पल्लव्स ने फेमस किया था, उन्होंने स्टार्ट की थी, और पल्लव्स तो कर ही रहे थे साउथ को रूल, और वहीं आपका जो नागर सिस्टम था वो नॉर्थ इंडिया के अंदर डेवलप हुआ था। इन दोनों के फ्यूजन से इन्होंने नया स्टाइल बनाया, दैट इज विसारा स्टाइल। या 10 टेम्पल्स के नाम है, इफ यू वांट तो एक बार पोस्ट करके इन सभी को देख लेना। बाकी सभी का नाम याद रखने का जरूरत नहीं है, बट आपको ये दोनों पता होने चाहिए। पेंटिंग्स की जहां तक बात करें, पेंटिंग्स आर फाउंड इन अ केव टेम्पल डेडिकेटेड टू विष्णु इन बदामी। चालुक्याज अडॉप्टेड द वेकेटक स्टाइल इन पेंटिंग। उन्होंने वेकेटक्स के स्टाइल को कॉपी किया। अब वेकेटक्स भी क्या था? एक एम्पायर था आपका, लेकिन हमने इसको डिस्कस नहीं किया बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था। बट वेकेटक्स कौन से टाइम पीरियड के अंदर था, ये मैं अभी आपको बता देती हूँ। जिस टाइम पे आपके गुप्ता एम्पायर था, उसी टाइम पर आपके नीचे मध्य प्रदेश से थोड़ा सा नीचे वेकेटक्स का रूल था। और अगर हमें आपको याद हो, हमने जब गुप्ता एम्पायर को रीड किया तो हमने उसके अंदर देखा था जो चंद्रगुप्ता सेकंड थे, चंद्रगुप्ता सेकंड थे, उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की जो शादी थी वो कहाँ की थी? वेकेटक किंग के साथ की थी, और उनकी फिर डेथ हो गई थी, इसलिए प्रभावती गुप्ता को वहां की जो क्वीन है वो भी बनना पड़ा था, और प्रभावती गुप्ता ने वेकेटक डायनेस्टी को रूल भी किया था। Many of the paintings are of incarnation of विष्णु। काफी पेंटिंग्स किससे रिलेटेड थी? विष्णु के अवतार से रिलेटेड थी। एंड द मोस्ट पॉपुलर चालुक्य पेंटिंग इज द प्लेस बिल्ड बाय किंग मंगलेसन 597 to 609, and it is the scene of the ball being watched by members of the royal family and others. अब चालुक्य के लिटरेचर की बात करें, वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस को यूज करते थे? संस्कृत, कन्नड़ एंड प्राकृत। अहोल इंस्क्रिप्शन बाय रवि कीर्ति। संस्कृत इंस्क्रिप्शन एट मेगुती जैन टेम्पल इन अहोल। ये इंस्क्रिप्शन भी किस में लिखी हुई है? संस्कृत के अंदर लिखी हुई है। लैंग्वेज चालुक्य यूज संस्कृत इन पिलर इंस्क्रिप्शंस सच एज अहोल एंड महाकुदम। तो हमें यहाँ पे लैंग्वेज भी पता चल गई कि रवि कीर्ति ने कौन सी लैंग्वेज के अंदर अहोल इंस्क्रिप्शन को लिखा था? संस्कृत के अंदर लिखा था। बदामी इंस्क्रिप्शन, इट मेंशन कन्नड़ा एज द लोकल प्राकृत मीनिंग द पीपल्स लैंग्वेज एंड संस्कृत एज द लैंग्वेज ऑफ कल्चर। अब बदामी इंस्क्रिप्शन के अंदर क्या दे रखे? जो कन्नड़ थी वो एक लोकल प्राकृत लैंग्वेज थी लोगों के बीच की, और वहीं जो संस्कृत थी वो एक कल्चर की लैंग्वेज थी। सप्तावतारम, अ ग्रामर वर्क ऑथर्ड बाय द chieftain of Pulketion II in Sanskrit. त्रिपाठी क्या था? ड्यूरिंग दिस पीरियड द त्रिपाठी फॉर्म ऑफ पोइट्री एग्जिस्टेड। वन ऑफ द poems in the inscription of कापे आर्यभट्टा ऑफ बदामी इज इन त्रिपाठी फॉर्म। अब आपको सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी चालुक्यास के टाइम पीरियड पे, और कंप्लीट डिटेल ऑफ अ होल इंस्क्रिप्शन, और कुछ और इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन जो हमने अभी पीछे डिस्कस की वो। कौमादी महोत्सव, इट वॉज रिटन बाय पुलकेशिन सेकंड डॉटर इन लॉ विजिका अ पोएटिस्ट। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन चालुक्यास के टाइम पीरियड के अंदर कैसा था। वो सेम था, पैट्रिलिनियल सिस्टम को फॉलो किया जाता था। राजा एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होते थे, उनके नीचे उनके मिनिस्टर्स होते थे,
और ऐसा माना जाता है कि मोस्ट ऑफ द जो चालुक्य किंग्स थे वो वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करते थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, एक मिनिस्टर का ग्रुप होता था जो हर डिसीजन के लिए किंग को एडवाइस करता था, किंग उनके एडवाइस को सुनते थे और काफी केसेस में मानते थे, और अगर ना भी माने तो ऐसे कोई बाइंड वाला सिस्टम तो नहीं था। एक वर्ड था महामत्य, जो किसके लिए यूज किया जाता था, प्राइम मिनिस्टर के लिए यूज किया जाता था चालुक्यास किंगडम के अंदर। अब किंगडम की डिवीजन कैसी थी, जो किंगडम था वो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिवाइडेड था। ऐसा नहीं था कि हाँ पहले किंग है फिर प्रोविंसेस है फिर डिस्ट्रिक्ट है, जो हमने कल वाले एम्पायर्स के अंदर देखा था। नहीं, इसमें डायरेक्ट ये था किंग है, किंग के मिनिस्टर्स हैं, फिर उसके बाद एम्पायर को डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिवाइडेड किया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट्स को विषय बोला जाता था। फिर उसके बाद जो विलेज की ऑटोनॉमी थी वो चालुक्यास के अंदर अपसेट थी। इनमें विलेज हेडमैन वगैरह चालुक्या किंगडम के अंदर, एम्पायर के अंदर नहीं बनाए जाते थे। और जहाँ तक कि मैरीटाइम पावर की बात करी जाए तो चालुक्यास बहुत अच्छे थे। इवन जो पुलकेशिन सेकंड थे उनके पास कितनी 100 शिप्स थी अंडर हिज कंट्रोल, और उनके पास एक स्मॉल स्टैंडिंग आर्मी भी थी। अब सोसाइटी और रिलीजन की बात करी जाए चालुक्यास के टाइम पीरियड पे, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि चालुक्यास के टाइम पीरियड के अंदर जो आपका हिंदू कल्चर है वो काफी टाइम के बाद बहुत ज्यादा इनहेंस हुआ। वहीं जो बुद्धिज्म है उसका थोड़ा सा डिक्लाइन हमें देखने को मिला। जो जैनिज्म था वो ना ही डिक्लाइन हुआ ना ही वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। उसके डिक्लाइन ना होने का सबसे मेजर रीजन क्या था, रवि कीर्ति। बिकॉज रवि कीर्ति जैन थे तो उन्होंने उस चीज को डिक्लाइन भी नहीं होने दिया और उन्होंने जैनिज्म के लिए अपने बिहाफ पर काम किए। वुमेन्स को सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट दी जाती थी, और वैष्णविज्म, शैविज्म ये काफी ज्यादा किंग्स इनको फॉलो करने लगे थे, और हिंदू कल्चर और स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत अच्छा रिवाइवल हमें उस टाइम पीरियड के अंदर देखने को मिला था। अब अगर इकोनॉमी देखी जाए चालुक्यास के टाइम पीरियड पे, तो वही लैंड से आपको इनकम आती थी, लिमिटेड ट्रेड एंड कॉमर्स था, ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी थी, काफी चलती रहती थी, ज्यादा नहीं थी, डिक्लाइनिंग फेज पर ही था ट्रेड एंड कॉमर्स, बट थोड़ा बहुत था। और वहीं एक चीज और हमारे सामने है कि चालुक्यास के टाइम पे जो प्लंडरिंग की सिचुएशन थी वो काफी ज्यादा फेमस थी। बिकॉज इकोनॉमी जो चालुक्यास की थी वो काफी पुअर स्टेट में चल रही थी, इसलिए वो दूसरे राज्यों में जाके प्लंडर वाले काम भी वहां पर वो करते थे, जिसकी वजह से काफी डिस्टरबेंस भी क्रिएट होती थी। अब चालुक्यास का डिक्लाइन कैसे हो गया, पहले तो पुलकेशिन सेकंड की जब डेथ हुई उससे भी चालुक्यास को काफी इफेक्ट पहुंचा, उनकी जो कंडीशन थी वो वीक होना स्टार्ट हुई। और फिर उसके बाद क्या हुआ, चालुक्यास का राष्ट्रकूटास के साथ क्लैश हुआ, और उस क्लैश की वजह से क्या हुआ कि पहले भी क्लैश हुआ था कीर्तिवर्मन के टाइम पे। अब कीर्तिवर्मन एक आपने वन देखे थे, वन के टाइम पीरियड के अंदर चालुक्यास से रिलेटेड कुछ नहीं हुआ, मतलब सॉरी राष्ट्रकूटास से रिलेटेड कोई क्लैश चालुक्यास का नहीं हुआ। लेकिन फिर बाद में अब हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट रूलर्स को देखा, लेकिन बाद में विक्रमादित्य के बाद कौन आए, कीर्तिवर्मन सेकंड आए। अब कीर्तिवर्मन सेकंड का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर क्या हुआ था, राष्ट्रकूटास के जो डांटी दुर्गा हमने देखा था, जो फाउंडर थे राष्ट्रकूटा एम्पायर के, उन्होंने उनको फाइनल ब्लो दिया और कीर्तिवर्मन सेकंड को बहुत बुरी तरह हरा दिया, जिसके बाद राष्ट्रकूटास ने चालुक्यास के रूल को भी रिप्लेस कर दिया। बिकॉज राष्ट्रकूटास ने काफी जगह पे एक्सपेंशन चाहा था, प्रतिहारा से भी उन्होंने क्लैश किया, पालास से भी किया, लेकिन वहां उनका स्ट्रगल चलता ही रहा तीनों एम्पायर का। बट चालुक्यास के साथ तो वो क्लैश में आए और चीजें वहीं की वहीं सॉर्ट हो गई, चालुक्य एम्पायर खत्म हो गया और चालुक्यास को राष्ट्रकूटास ने रिप्लेस किया 750 सीई के अराउंड। तो ये था सारी डिटेल हो गई ऑलमोस्ट चालुक्यास के बारे में। इससे बाहर तो चालुक्यास के बारे में आपको कोई और डिटेल नहीं मिलेगी। लेट्स कम टू पल्लव्स ऑफ कांची। सीमा विष्णु डिफीटेड खालाबार्स एंड इनॉग्रेटेड द रूल ऑफ इंपेरियल पल्लव्स। ये पहले रूलर थे जिनसे पल्लव एम्पायर की स्टार्टिंग हुई। अब पल्लव्स कब पावर में सबसे ज्यादा पहुंचे, जब रूल आया महेंद्र वर्मन और नरसिम्हा वर्मन वन का। उस टाइम पीरियड के अंदर पल्लव्स का जो रूल था वो एक पीक पर था, उनका एम्पायर पीक पर चल रहा था। Throughout their reign, they were in constant conflict with the Chalukyas of Vatapi in the north and Tamil kingdoms of Cholas and Pandyas in the
साउथ। अब जिस टाइम पीरियड के अंदर इनका रूल था, इनका क्लैश चालुक्यास के साथ चल रहा था, साथ में तमिल किंगडम्स जो चोलास एंड पांड्यास थे उनके साथ भी इनका चल रहा था, और लास्ट में इनका एंड भी ऐसे ही हुआ था। अब चालुक्यास तो खत्म हो गए थे, तो चालुक्यास तो इनको एंड कर नहीं सकते थे, और पांड्यास जो साउथ के थे वो भी धीरे धीरे उनका भी एंड आ गया था, तो इनको रिप्लेस बाद में किसने किया था? चोला एम्पायर ने ही इनको रिप्लेस किया था। रीजन कौन सा था? The Pallavas established their authority over South Andhra Pradesh and North Tamil Nadu with the capital at Kanchi. Kanchi under them become an important temple town and a center of trade and commerce. कि जब कांची इनके रूल में आया उसके बाद से कांची एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल टाउन भी बना और एक सेंटर भी बना किसका? ट्रेड एंड कॉमर्स का। पल्लव्स ऑफ कांची रूलर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन। पीरियड क्या रहा इनका? 575 टू 897 एडी तक। कैपिटल क्या रही? कांची रही। पल्लव्स आर नोटेड फॉर देयर पैट्रोनेज ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर। हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर पल्लव्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और हमें आर्किटेक्चर के उसके अंदर इनको बहुत ब्रीफली करना है। तो जब हम आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस भी हमारी करेंगे उसके अंदर भी हम इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा उसको बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे। Simha Vishnu, the real founder of the Pallava dynasty, rise defeating Kalabars inaugurated the rule of imperial Pallavas. इनको हराकर इसने रूल को स्टार्ट किया। रॉयल टाइटल मिले इन्हें, अवानी सिम्बा, लॉयन ऑफ द अर्थ जैसे, और भैरवी जो थे वो इनके कोर्ट पोइट थे। इन्होंने क्या लिखा? कीर्तन अर्जुन ने लिखा, ड्यूएल बिटवीन शिवा एंड अर्जुना। ये सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं, एक बार नजरें मार लेना फॉर अंडरस्टैंडिंग। मेन इंपॉर्टेंट रूलर स्टार्ट होते हैं आपके यहाँ से, जिनको पल्लव्स के अंदर महेंद्र वर्मन वन, जिन्होंने चालुक्य किंग पुलकेशन सेकंड को डिफीटेड हिम, मतलब इनको हरा दिया था। ही वॉज अ वर्सेटाइल जीनियस, ही हैड मेनी टाइटल्स, विचित्रचिता, गुणाबारा, चेताकरी, चित्रकारपुली एक्सेट्रा। ही रोट मत विलासा प्रसन्ना, अ सटायर इन संस्कृत। अब नरसिम्हा वर्मन, और फिर उसके बाद है आपके नरसिम्हा वर्मन सेकंड। पहले भी रूलर्स का ऐसा ही होता था कि मतलब अगर कोई और नया नाम नहीं मिलता तो 1 2 3 कर लेते थे। आज के टाइम पीरियड के अंदर ऐसा नहीं होता, बट आज के टाइम पीरियड के अंदर भी ऐसा होता तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती, बट उस टाइम पीरियड के अंदर ये चीज काफी ज्यादा नॉर्मल थी। अब बदला यहाँ पर लेना ही था। नरसिम्हा वर्मन ने क्या किया? पुलकेशिन सेकंड को बिल्कुल ही हरा दिया, और उनकी डेथ यहाँ पर हो गई थी इस वाले वॉर के अंदर। देन कैप्चर्ड बदामी, इन्होंने फिर कैप्चर किया बदामी को और अज्यूम किया कौन से टाइटल को? वतापी कोंडा को। एंड देन टुक द टाइटल ऑफ ममाला एंड फाउंडर सिटी ऑफ ममालापुरम। एंड जो हुसैन तैयब जो हर्षा के कोर्ट के अंदर थे, उन्होंने भी कांची को उस टाइम, बिकॉज अब ये देखो जो ये दसांग थे इन्होंने 15 ईयर्स इंडिया के अंदर स्पेंड किए, तो इन्होंने पूरे इंडिया को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लोर किया उस टाइम पीरियड के अंदर, और जहां जहां पर इनको जो चीजें इंटरेस्टिंग लगी वो इन्होंने अपने अकाउंट्स के अंदर मेंशन की। तो यही मेंशन है दैट ही वाज विजिटेड कांची ड्यूरिंग हिज रीन। नरसिम्हा वर्मन के टाइम पीरियड के अंदर ही हुमायूं कांची के अंदर विजिट करने आए थे। नरसिम्हा वर्मन सेकेंड 700 टू 728 सी। इनके बाद के रूलर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है एग्जाम के लिए भी और वैसे भी। ऑल्सो नोन एज राजसिम्हा, हिज रूल इज मार्क्ड बाय पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, कंस्ट्रक्टेड टेम्पल लाइक शौर्य टेम्पल महाबलीपुरम एंड कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल हैं, आज तक भी इंडिया के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल है, यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर भी काउंट होते हैं, और हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के परस्पेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। संस्कृत स्कॉलर डंडिन लिव्ड इन इस कोर्ट, एंड इन्होंने चाइना के अंदर एम्बेसडर्स को भी भेजा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर अंडर पल्लव्स ऑफ कांची। द्रविडियन स्टाइल, अभी हमने जो पीछे भी बात की थी दैट रॉक कट आर्किटेक्चर लेड द फाउंडेशन फॉर द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया। द पल्लव्स आर क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्टाइल। विसारा कौन हो गया? चालुक्यास हो गया। द्रविडियन स्टाइल कहाँ हो गया? पल्लव्स हो गया। अब आपका बचता है एक और, जो हमने नागारा स्टाइल को देखा था। अब ये कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि इसकी स्टार्टिंग, नागारा स्टाइल की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? नॉर्थ की साइड हुई थी, बट कौन से रूलर या कौन से एम्पायर के
टाइम पीरियड के अंदर उसकी स्टार्टिंग हुई थी। ऑल्दो हम इसको बाद की क्लास में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप इस चीज को कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें। इवोल्यूशन, Pallava architecture progressively evolved from rock cut temples to monolithic ruts, and finally it gave way to structural temples. The evolution of Pallava architecture can be divided into 4 different stages. 4 different stages: Mahendra style, फिर Mamala style, फिर Rajasima style, and then Nandivarman style. इन 4 स्टाइल्स के अंदर हम पल्लवा आर्किटेक्चर को डिवाइड करते हैं। इन चारों के बारे में ब्रीफ में जाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। Influence of Pallava architecture. It influenced Southeast Asian temple architecture. ये इनके पल्लवा आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस था कि पल्लव्स ने जो आर्किटेक्चर को फॉलो किया, जो उनका स्टाइल था, उसने पूरे साउथ ईस्ट एशियन टेम्पल के आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस किया, और पूरे साउथ ईस्ट एशियन टेम्पल के अंदर जो फिर कंस्ट्रक्शन हुई, उनके अंदर पल्लव्स के आर्किटेक्चर को ध्यान में रखा गया और उन आइडियाज को, उन चीजों को यूज किया गया। अब मेजर टेम्पल कौन से आते हैं? आपका शौर्य टेम्पल, महाबलीपुरम का टेम्पल। आर्किटेक्चर क्रिएशन डेट वर इनिशिएटेड बाय किंग नरसिम्हा वर्मन सेकंड, कॉल्ड 7 पगोड बाय मार्को पोलो एंड यूरोपियन ट्रेवलर्स, और जिसमें से मार्को पोलो आपके वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉरेनर ट्रेवलर रहे हैं। उन्होंने क्या बोला? 7 पगोडास। किसको? शौर्य टेम्पल को। ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी हम काउंट इनको करते हैं। तो एक ये काफी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन रही, जो किस टाइम पीरियड के अंदर हुई? पल्लवास के टाइम पीरियड के अंदर। दूसरा आपका कैलाशनाथ टेम्पल। इट वाज बिल्ड बाय नरसिम्हा वर्मन सेकंड शॉर्टली आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ शौर्य टेम्पल। Kailashnath temple is more extensive in dimension as compared to the Shaurya temple. It is situated in a rectangular courtyard surrounded by a peristyle composed non-continuous series of cell resembling ruts. It is the biggest sandstone temple in the world. ये important है। And the foundation of this temple is made of granite. इस टेम्पल की फाउंडेशन कैसे है? किससे है? ग्रेनाइट से है। ये भी हमारा इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर काफी बड़ा एग्जाम्पल है, और आज भी लोग इसको देखने जाते हैं और काफी ब्यूटीफुल है। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो आपको भी ये दोनों टेम्पल विजिट करने चाहिए। Vaikuntha Perumal Temple. It is the biggest sandstone temple built in the post-Rajasima period. It was built by Parameshwara Varman alias Nandivarman II and is dedicated to Vishnu. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन पल्लवास के टाइम पीरियड के अंदर हुई, पल्लवास के रूलर्स ने कराई। आर्ट्स अंडर पल्लवास ऑफ कांची। उनके टाइम पीरियड के अंदर फाइन आर्ट भी काफी पैट्रोनाइज्ड हुआ। The Kudumiyanmalai and the Tirumayam music inscription show their interest in music. Music instruments कौन कौन से रहे? यही रजी, मृदंगम, मुरासू were some of the musical instruments. Both Mahendravarman I and Narasimhavarman I were music experts at that time. The temple sculptures of Pallava period reveal that the art of dance was also popular in those days, and the paintings at Chittanavasal illustrate the nature of Pallava painting. And the last is Mahendravarman was known as Chitrakupuli in fine art. जो पेंटिंग्स थी उनके अंदर उनको ऐसा बोला गया। अब आता है लिटरेचर। पल्लव्स ऑफ कांची के अंडर लिटरेचर का नेचर कैसा था? जो लिटरेचर था वो रिलीजियस भी काफी था और सेकुलर भी था, बट मेनली जितना लिटरेचर था वो आपका रिलीजियस ही था। लैंग्वेज संस्कृत और तमिल, इन दोनों के अंदर उस टाइम पीरियड के अंदर लिटरेचर को फ्लरिश किया गया। अब कांचीपुरम एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बना किसका? संस्कृत लर्निंग का। मयूर सरमन जो फाउंडर थे कदम्बा डायनेस्टी के, उन्होंने क्या किया? स्टडीड द वेदास एट कांचीपुरम। उन्होंने वेदास की स्टडी कहाँ की? कांचीपुरम के अंदर ही की। द अलवर एंड नैनमार, the devotional composition enriched the Bhakti and Tamil literature because these were written in Tamil expressing the philosophy of Bhakti. तो ये दोनों थे। इन्होंने भी जो लिटरेचर लिखा किस में लिखा? तमिल के अंदर लिखा। जो भक्ति मूवमेंट था, जो भक्ति थी, उसको किसके अंदर फ्लरिश किया? तमिल लैंग्वेज के अंदर बहुत ज्यादा फ्लरिश किया। नलार्य दिव्या प्रबंधम, द मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क ऑफ द वैष्णवाइट सन, इट कंसिस्टेड ऑफ 4000 तमिल वर्सेस एंड वाज रिटन बाय 12 अलवर्स। जो अलवर्स थे वो किससे रिलेटेड थे? वैष्णविज्म से, जो विष्णु को फॉलो करते थे। और नैनमार किससे रिलेटेड थे? जो शैविज्म को फॉलो करते थे। इसीलिए
इतनी वर्सेस लिखे गए, किन्होंने लिखा, 12 अलवर्स ने मिलकर उन चीजों को लिखा। और इसको बाद में क्या बोला गया, इसको द्रविड़ा वेदा भी बोला गया और आपका 5th वेदा भी बोला गया, बिकॉज 4 तो हमने ऋग्वेदा और पोस्ट ऋग्वेदिक एज के अंदर देख लिए थे, इसको भी 5th वेदा भी बोला गया। तिरुमुरई, इट वॉज रिगार्डेड एज द मेजर शैवाइट कैनोनिकल टेक्स्ट। अब ये था किससे, तिरुमुरई शैविज्म से रिलेटेड था। इसमें कितनी थी, 12 बुक्स थी। द फर्स्ट 7 आर कॉल्ड तेवरम, रिटन बाय 3 इंपॉर्टेंट नैनमार सन्स। नाम क्या है उनका, सुंदरार, सबंदार एंड अपार। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट नैनमार सन्स थे। काफी बार इन तीनों का नाम पूछा भी जाता है। इस चीज को हम काफी ब्रीफ में भी देखेंगे जब हम भक्ति के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, सोसाइटी एंड रिलीजन कैसा था पल्लव के टाइम पीरियड के अंदर, कि देखो पल्लव किंगडम के अंदर बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों एक्टिव थे। मोस्ट ऑफ द जो पल्लव किंग थे वो किसके फॉलोअर थे, वैष्णविज्म और शिव, क्या तो विष्णु के, क्या शिवा के फॉलोअर्स ऑफ वेदा। द पल्लवा किंग एज्यूम नॉट ओनली द टाइटल ऑफ Dharma Maharaja and performed Vedic sacrifices, thus Buddhism and Jainism lost royal patronage and mass support. अब जो पल्लवास किंग थे कि मैक्सिमम जितने पल्लवास रूलर थे उनका क्या था कि वो वैष्णविज्म और शैविज्म को फॉलो करते थे, वो वेदास को फॉलो करते थे, वो काफी ज्यादा वैदिक सेक्रीफाइसेस में बिलीव करते थे। इसकी वजह से क्या हुआ था कि पल्लवास के टाइम पीरियड के अंदर साउथ का जो एरिया पल्लवास के अंडर था उसके अंदर बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ने ही अपनी रॉयल पैट्रोनेज को खो दिया था और एक मास सपोर्ट को भी उन्होंने खो दिया था। अब सेम बुद्धिज्म ने तो चालुक्यास के टाइम पीरियड के अंदर भी खो दिया था। जैनिज्म वहां थोड़ा बहुत इसलिए बना रहा बिकॉज जो रवि कीर्ति थे वो किससे बिलोंग करते थे, वो जैन देव बिलोंग करते थे। भक्ति मूवमेंट, from the 7th century onwards, the Nainars and the Alvars contributed to the growth of Shaivism and Vaishnavism. This is known as भक्ति मूवमेंट, जिसको हम अलग से एक चैप्टर की तरह पूरा डिस्कस करेंगे। Adi Shankaracharya, the Vedic tradition was further reinforced by a movement started by Adi Shankaracharya. He advocated the Advaita philosophy. ये चीज भी हम अलग से भी डिस्कस करेंगे, पर आपको पता होना चाहिए ये चीज भी किसके टाइम पीरियड के अंदर थी, पल्लवास ऑफ कांची के टाइम पीरियड के अंदर। इकोनॉमी वो सेम ही है, इकोनॉमी तो वही एग्रीकल्चर, वही लैंड ग्रांट्स। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी है वो है एरीपति। अगर कोई हमसे पूछ ले तो एरीपति मतलब टैंक लैंड्स। These were the lands donated by individuals, the revenue from which was set apart for the maintenance of village tank. ये किसके मेंटेनेंस के होता, विलेज टैंक के मेंटेनेंस के लिए ये आपका होता था। तो आपको बस इसका मतलब पता होना चाहिए, बाकी सब वही सेम है। लैंड ग्रांट्स, एग्रीकल्चर, नॉर्मली टैक्सेस होते थे और मर्चेंट्स होते थे। और मर्चेंट्स की क्या करते थे, मर्चेंट्स भी अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाते थे जिसको मानी ग्रामम कहते थे। और एग्रीकल्चर के बारे में सेम चीजें हैं कि काफी फर्टाइल थी, वो तो हमें पता ही है कि वो वाला जो तमिलनाडु वाला एरिया है और ऊपर वो काफी फर्टाइल है। बट जो आपके हुसैन तसांग थे वो भी कांची आए थे, तो उन्होंने भी इस चीज के बारे में अपनी टेस्टिमनी के अंदर मेंशन किया कि यस वहाँ की सॉइल काफी फर्टाइल थी और जो लेबरर्स थे उनके साथ भी काफी काइंड बिहेवियर किया जाता था और उनको भी अच्छी तरह पे किया जाता था। अब पल्लवास का डिक्लाइन कैसे हुआ, आफ्टर नरसिम्हावर्मन द पल्लवा डायनेस्टी स्टार्टेड टू डिक्लाइन, द चालुक्य आर्मी इन्वेडेड द पल्लवा किंगडम एंड प्लंडर द कैपिटल कांचीपुरम। ये तो हमने देखा था कि चालुक्यास का जो टाइम पीरियड था उनके अंदर उनकी जो इकोनॉमी थी वो स्ट्रांग नहीं चल रही थी, उनके पास इकोनॉमी कंडीशन उनकी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, प्लंडरिंग स्टार्ट की थी। अब उन्होंने प्लंडरिंग स्टार्ट की तो उन्होंने पल्लवा किंगडम के अंदर भी प्लंडरिंग करी और कांचीपुरम को के अंदर प्लंडर किया। देयर कंटिन्यूअस वॉर विद चालुक्यास एंड पांड्यास मेक देम वीक। अब पल्लवास के एक साइड वॉर चल रहे थे आपके चालुक्यास ऑफ बादामी के साथ, दूसरी साइड वॉर किसके साथ चल रहे थे, पांड्यास ऑफ मदुरई, पांड्यास ऑफ मदुरई के साथ। विद द डिफीट ऑफ अपराजिता वर्मन द लास्ट किंग ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी द चोला किंग, बाय द चोला किंग द पल्लवा डिक्लाइन। अब लास्ट में क्या हुआ, जब चोला किंग ने उनके साथ फाइट किया और जो उनके लास्ट रूलर थे अपराजिता वर्मन वो चोला किंग से हार गए, वहां पर पल्लवा डायनेस्टी का एंड हो गया। और उसके बाद अब आपका साउथ के अंदर एक इम्पॉर्टेंट
किंगडम बसता है चोला किंगडम। जिसके बाद हम डायरेक्ट मूव करेंगे कहाँ पर, आपके अरब इन्वेजन, जिसमें आपका मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनविद, गजनविद जो एम्पायर था उसने क्या किया इंडिया के अंदर, एंड देन फिर आपकी दिल्ली सल्तनत, जो आपका मेडिवल हिस्ट्री का पोर्शन है वहां पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो डू सब्सक्राइब माय चैनल, अच्छी नहीं भी लगी हो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। जो प्रॉब्लम हो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। कोई और भी डाउट हो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक्स फॉर। एंड आज की अर्ली मेडिवल हिस्ट्री क्लास में हम देखेंगे द इंपीरियल चोला एम्पायर, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एम्पायर, और हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी ये काफी इम्पोर्टेंट है बिकॉज इससे प्रीवियस ईयर्स के अंदर यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो पहले थोड़ी सी बैक स्टोरी देखते हैं इसकी, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने संगम पीरियड को स्टडी किया था। संगम पीरियड के अंदर हमने 3 एम्पायर्स को देखा था। फर्स्ट वन इज योर चोलास, चेरास एंड पांड्यास। अब इन तीनों एम्पायर्स में से जो आपके चोलास थे वो रूल तो कर रहे थे, इनका डिक्लाइन नहीं हुआ था, एग्जिस्टेंस में थे, लेकिन कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं था। फिर अचानक से नियर अबाउट 850 सीई के टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ कि चोला एम्पायर दोबारा से रीएमर्ज हो गया और इनकी एमरजेंस इंक्रीज हो गई। चेरास और पांड्यास दोबारा कभी भी एमर्ज नहीं हुए और धीरे धीरे टाइम के साथ ही डिक्लाइन होते चले गए। हालांकि चोला एम्पायर के टाइम पीरियड तक इनका एग्जिस्टेंस बना हुआ था अपने अपने रीजन के अंदर, लेकिन कोई मेजर इम्पैक्ट इन्होंने बाद में नहीं डाला। लेकिन चोला एम्पायर एक ऐसा एम्पायर था जो दोबारा से री एमर्ज हुआ और काफी लार्ज स्केल के ऊपर दोबारा से री एमर्ज हुआ नियर अबाउट 850 सी, और इनका 1200 सीई के बाद तक इनका रूल उस एरिया के अंदर चलता रहा। इनको इंपीरियल चोला इसलिए बोला जाता है बिकॉज इनका रूल इंडिया के अंदर तो था ही, लेकिन इन्होंने जो अपना एक्सपेंशन किया, जो इन्होंने मेजर एक्सपेंशन किया, वो इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया से बाहर किया। इन्होंने श्रीलंका को पूरी तरह से कैप्चर किया और साथ में बाकी भी मलय पेनिनसुला वाले रीजन को भी बहुत अच्छी तरह से इन्होंने कैप्चर किया। और इसलिए हिस्ट्री के अंदर इनको स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। सबसे ज्यादा हमें इनके बारे में डिटेल्स कहाँ से मिलती हैं, मेजर सोर्स क्या है हमारा, इंस्क्रिप्शंस। अब चोला एम्पायर के वैसे तो बहुत सारे रूलर्स रहे बिकॉज टाइम पीरियड काफी लंबा है, लेकिन हम जो मेजर मेजर रूलर्स हैं सिर्फ उन्हीं को स्टडी करेंगे बिकॉज हमारी मेमोरी की भी एक लिमिट है। तो हम अपने एग्जाम से बिल्कुल स्टिक रहते हुए हम सिर्फ मेजर मेजर रूलर्स को ही स्टडी करेंगे। Let's start. Emergence of Imperial Cholas. The Cholas belong to the one of the 3 mighty dynasty that ruled the Tamil country in the early Sangam period. Cholas, Cheras and Pandyas. Described as the Movenda in the Sangam literature, they were known for their valor and patronage of the Tamil languages. अब दे बिकम प्रोमिनेंट, कब प्रोमिनेंट हुए दोबारा 9th सेंचुरी के अंदर, और इन्होंने अपने एम्पायर को इस्टेब्लिश किया और साउथ इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन को कवर किया, और इन्होंने अपने एम्पायर को श्रीलंका और मलय पेनिनसुला तक एक्सटेंड किया, इसीलिए इनको इंपीरियल चोलास कहा गया। ये चोला एम्पायर का मैप है, इसमें हम देख सकते हैं कि जो मेजर टेरिटरी थी चोला एम्पायर की वो ये थी, इंक्लूडिंग श्रीलंका, और इन्होंने एक्सपेंड कहाँ तक किया, इंडिया के अंदर यहाँ तक, और इंडिया से बाहर इस रीजन तक इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस एक्सपेंड किया। अब बात करते हैं चोला एम्पायर के मेजर रूलर्स के बारे में। टाइम पीरियड आपका 850 टू 1279 एडी तक रहा। कैपिटल इनकी थी तंजावुर। अब ये दोबारा से रीएमर्ज हुए थे एज अ सुप्रीम पावर, किसके रूल के टाइम पे, विजयलाया, जिन्होंने रूल किया 850 टू 871 से। यही रियल फाउंडर चोला एम्पायर के कहलाए बिकॉज इन्हीं के टाइम पीरियड के अंदर चोला एम्पायर को रिकॉग्नाइज किया गया और चोला एम्पायर दोबारा से रीएमर्ज हो गया। प्राइम सोर्स क्या है चोला एम्पायर की डिटेल्स के बारे में, इंस्क्रिप्शंस जो चोला रूलर्स ने जगह जगह पर एस्टेब्लिश करवाई थी। विजयलाया, फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर, he captured Tanjore from Mutiyars in 815 AD and built a temple of
Durga. He built the city of Tanjavur and established the Chola kingdom of the imperial line in 850. सोर्स क्या है? कन्याकुमारी जो इंस्क्रिप्शन है आपकी, उसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि विजयलाया ने तंजावुर को दोबारा से रिनोवेट करवाया और तंजावुर को एक लेवल अप इस्टेब्लिश किया, और इसीलिए तंजावुर ही चोला एम्पायर की कैपिटल बनी। नेक्स्ट रूलर थे आपके आदित्य। इनके बारे में देखना जरूरी क्यों है? बिकॉज हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने पल्लवास को डिस्कस किया था। जो पल्लवास एम्पायर का रूल खत्म किया था वो किसके टाइम पीरियड के अंदर खत्म हुआ था? आदित्य के टाइम पीरियड के अंदर खत्म हुआ था, बिकॉज ही एंडेड द पल्लवा किंगडम बाय डिफीटिंग अपराजिता एंड अनेक्सिंग तोंडई मंडलम। अब देखो, चोला एम्पायर के जितने रूलर्स थे सभी ने मिलिट्री कंक्वेस्ट बहुत ज्यादा किए। अब हम सभी मिलिट्री कंक्वेस्ट को याद नहीं रख सकते, हम सिर्फ इम्पोर्टेंट वन मिलिट्री कंक्वेस्ट को याद रख सकते हैं, इसलिए हम सिर्फ इम्पोर्टेंट को डिस्कस करेंगे। और जो बिकॉज सभी डिस्कस किए तो हमें इम्पोर्टेंट भी याद नहीं रहेंगे, इसलिए हम सिर्फ इम्पोर्टेंट मिलिट्री कंक्वेस्ट को ही देखेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज आदित्य के बारे में क्या थी? दैट अकॉर्डिंग टू द कन्याकुमारी इंस्क्रिप्शन आदित्य वन वाज नोन बाय द सरनेम कोडल ड्रम। अब आते हैं आपके राजा राजा वन 98521014 AD। अब आप यहाँ देखोगे दैट 907 और डायरेक्ट 985 बिकॉज हमने बीच के रूलर्स को स्किप कर दिया, लेकिन थोड़ा सा डिटेल उनके बारे में जाननी जरूरी है। दैट आदित्य के बाद आपके रूलर कौन आए? परंटका वन। परंटका वन ने आदित्य के बाद रूल किया। अब परंटका वन के रूल के बाद क्या हुआ? उनका रूल कुछ टाइम पीरियड तक चला, उन्होंने भी अच्छी चीजें की, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम उनको ब्रीफ में देखें। बट परंटका वन के बाद एक 28 ईयर्स का टाइम पीरियड 985 से पहले ऐसा आया जिसके अंदर बहुत स्पीड से चोला के जो रूलर्स थे वो चेंज होने लगे। नियर अबाउट 28 ईयर्स के अंदर आपके 4 to 5 रूलर्स चेंज हुए। उससे एक पॉइंट पे हम मान सकते हैं कि जैसे चोला एम्पायर डिक्लाइन होने के टाइम पीरियड पे था, बिकॉज अगर बहुत स्पीड से रूलर्स चेंज होते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि एम्पायर डिक्लाइन होने वाला है, बट ऐसा नहीं हुआ और राजा राजा वन ने चोला एम्पायर का इन्फ्लुएंस और ज्यादा बढ़ा दिया। इसीलिए राजा राजा वन सबसे इंपॉर्टेंट रूलर भी माने जाते हैं चोला किंगडम के। अब जो 4 to 5 रूलर्स चेंज हुए उनमें से आपके लास्ट रूलर थे परंटका सेकंड, और उन्हीं के बेटे थे राजा राजा वन, जिन्होंने चोला एम्पायर को बहुत अच्छे लेवल तक एक्सपेंड किया। राजा राजा वन is the most celebrated Chola king. He was the son of Parantaka II and ascended the Chola throne in 985 AD. अगर हम रिलीजन की बात करें तो ये शैविज्म को फॉलो करते थे और जो शिव की भक्ति है उसको ही इन्होंने प्रमोट किया, बट ये अदर फेथ्स की तरफ भी इनका जो एटीट्यूड था वो काफी ज्यादा टॉलरेंट था। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री कंक्वेस्ट थे पांड्यास के अगेंस्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं तो पांड्यास भी उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे थे। आपके वेस्टर्न चालुक्यास के साथ इन्होंने मिलिट्री कंक्वेस्ट किया, एंड सबसे इंपॉर्टेंट था इनका द इन्वेजन ऑफ श्रीलंका, जो इनके टाइम पीरियड के अंदर स्टार्ट हुआ, और वो सबसे इंपॉर्टेंट इनका मिलिट्री कंक्वेस्ट भी बना, बिकॉज ही अनेक्स्ड नॉर्थर्न श्रीलंका फ्रॉम श्रीलंकन किंग महिंदा 5। द कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम अनुराधापुरा टू पोलानारुवा वेयर अ शिवा टेम्पल वाज बिल्ट। अब इन्हीं की लेगेसी कंटिन्यू रखी राजेंद्र वन ने, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट रूलर रहे चोला एम्पायर के। सबसे टू मोस्ट पावरफुल जो रूलर्स रहे चोला एम्पायर के वो आपके पहले थे राजा राजा वन एंड द अनदर वन इज राजेंद्र वन, जिन्होंने रूल किया 1012 टू 1044 AD तक। ये भी शैविज्म के ही फॉलोवर थे, बट ये वैष्णवा और बुद्धिज्म इन दोनों सेक्ट्स की तरफ इनका काफी ज्यादा मतलब टॉलरेंट एटीट्यूड रहा। इन्होंने भी मैट्रिमोनियल रिलेशंस काफी ज्यादा बनाए, एज इन्होंने अपने फादर की लेगेसी को मेंटेन रखा। और ऐसा माना जाता है कि देखो, किसी भी एम्पायर को एक्सटेंड करने के मेजर दो ही तरीके होते हैं, क्या तो आप मिलिट्री कंक्वेस्ट करो, वॉर्स करो, या फिर आप मैट्रिमोनियल रिलेशंस बना लो। इसीलिए इन्होंने दोनों चीजों को ही फॉलो किया। इन्होंने
कई जगह पर मिलिट्री कंक्वेस्ट भी किए और कई जगह पर मैट्रिमोनियल रिलेशंस बनाकर भी अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया। बट इन दोनों चीजों के अलावा इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा वो किसमें रहा, आर्किटेक्चर के अंदर रहा। इन्होंने एक सिटी को फाउंड किया, दैट नेम वाज गंगई कोंडा चोलापुरम, एंड इन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया राजेश वर्मा टेम्पल इन दैट सिटी। ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क रहा। And he also excavated a large irrigation tank called Chola Gangam on the western side of the city. Next हमारे आते हैं राजेंद्र सेकेंड। इनसे पहले जो रूलर थे वो थे आपके राजाधिराज, जिनको हम अभी यहाँ पर स्किप कर रहे हैं बिकॉज वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे। देन आपके आते हैं राजेंद्र सेकेंड। He was the younger brother of Rajadhiraja, ascended the throne after the death of Rajadhiraja in the Battle of कोपम in 1052 and he led the battle of कोपम afterwards। अब जो राजा थे वो बैटल ऑफ कोपम के अंदर उनकी डेथ हो गई और इन्होंने फिर बैटल ऑफ जो कोपम था उसको कंटिन्यू रखा और उसको जीता भी। इनका मेजर कंट्रीब्यूशन कहाँ रहा, आर्किटेक्चर में ही रहा, एंड दैट वाज उलगलंथम पेरुमल टेम्पल जो तमिलनाडु के अंदर है, एंड वेत्रिरुंदा पेरुमल टेम्पल। इन दोनों का एक्सपेंड करवाया किसने, राजेंद्र सेकेंड ने अपने रूल के टाइम पे। एंड द न्यू श्रेन फ्रॉम द फाइन ब्लैक ग्रेनाइट वाज कंस्ट्रक्टेड इन द उलगलंथम पेरुमल टेम्पल, एंड राजेंद्र ग्रांटेड द टाउन ऑफ उल्कयूर गोल्ड टू बिल्ड द अगस्थवेश्वर टेम्पल विच वाज डेडिकेटेड टू शिवा। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। इनके बाद भी कुछ रूलर्स रहे चोला एम्पायर के, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट था वो इतना स्ट्रांग नहीं रहा और इसी तरह से 1200 सी के नियर अबाउट आते आते और उसके टाइम पे कुछ टाइम पीरियड के अंदर नियर अबाउट आपकी 13th सेंचुरी के अंदर आपका जो चोला एम्पायर था वो डिक्लाइन हो गया। अब एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि हम जब भी किसी चैप्टर को या किसी टॉपिक को स्टडी करते हैं तो हमें ये देखना जरूरी होता है कि ये चैप्टर हमारे प्रीलिम्स में आएगा, मेंस में आएगा या दोनों में आएगा। अब जैसे कि हमारा चोला एम्पायर है वो सिर्फ प्रीलिम्स के अंदर आएगा, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर आते हैं। तो डिफरेंस क्या होगा, जब कोई चैप्टर अगर प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आ रहा है तो उसके बारे में आपको हर चीज पता होनी चाहिए, बिकॉज आपको मेंस के अंदर उससे रिलेटेड आंसर भी लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए डिक्लाइन के रीजंस क्या थे, राइज होने के रीजंस क्या थे, एमर्ज कैसे हुआ, बिल्कुल ब्रीफ में। लेकिन जब हमें पता है कि ये टॉपिक सिर्फ प्रीलिम्स के अंदर आ रहा है तो हमें ज्यादा ध्यान कहाँ देना है, सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है और जो थ्योरी होती है उसको हम थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमें सेम चोला एम्पायर के अंदर करना है। अब ये डिक्लाइन क्यों हुआ वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइज होने के रीजन क्या थे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसके फैक्ट्स, किनका आर्किटेक्चर कैसा था, टैक्सेशन सिस्टम कैसा था, टैक्सेस के नाम क्या थे, एडमिनिस्ट्रेशन की सीक्वेंसेस क्या थी, ये सब कुछ हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज आपका चोला एम्पायर के जो क्वेश्चन है वो सिर्फ प्रीलिम्स में आएंगे, मेंस में आने के चांसेस नहीं। देखो एक्सेप्शन तो कुछ भी हो सकता है यूपीएससी के अंदर, बट नॉर्मली ऐसा होता तो नहीं है। और टेंशन मतलब आपके टाइम पीरियड के अंदर भी नहीं होगा कि चोला एम्पायर से आपके मेंस में क्वेश्चन आ रहा है। अनलाइक आपका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं होना चाहिए, अगर हिस्ट्री ऑप्शनल है तो फिर तो आ सकता है, बट जीएस के अंदर आपका चोला एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। सबसे ऊपर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके अंदर किंग होते थे, किंग की काउंसिल होती थी। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है दैट चोला किंग्स फॉलोड द प्रैक्टिस ऑफ एडिंग द सफिक्स देवा टू द नेम ऑफ क्राउन किंग्स एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन, कि वो अपने नाम के अंदर देवा को एज अ सफिक्स यूज करते थे। अब इनका प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था कि फेडरेटिव सिस्टम था, उसके अंदर डिविजन्स कैसे थी, आपको ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए कि उनकी डिविजन्स कैसे थी, बिकॉज ये चीजें आपसे एज एमसीक्यू के अंदर पूछी जाती है कि वो डिविजन्स को शफल कर देंगे और आपसे पूछ लेंगे करेक्ट सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। सबसे ऊपर आपका होता था एम्पायर, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आपके क्या होते थे, मंडलम्स होते थे। मंडलम्स के बाद क्या होते थे आपका वेलानाडूज। मंडलम्स क्या होते थे, जिनको रॉयल प्रिंसेस हैंडल करते थे और रॉयल प्रिंसेस उनके हेड होते थे। उसके बाद क्या होते थे आपके वेलानाडूज होते, जिनको पेरी नतर हैंडल करते थे, और उसके नीचे आपके क्या होते थे, नाडूज होते थे। अब नाडूज के बाद क्या आता था, नाडूज के बाद आपकी आती थी विलेजेस। आपके हर नाडूज के अंदर बहुत सारी विलेजेस होती थी। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो टाउन को क्या कहते थे, नागारम कहते थे।
और टाउन का एडमिनिस्ट्रेशन कौन हैंडल करता था, नागारतर हैंडल करते थे। अब उनकी विलेज असेंबलीज, विलेज का जो उनका तरीका था वो क्या था विलेज को हैंडल करने का। विलेज ऑटोनॉमी क्या थी कि दैट द सिस्टम ऑफ विलेज ऑटोनॉमी विद सभाज एंड देयर committees developed through the ages and reached its culmination during the Chola Empire। सोर्सेस क्या है इस चीज के, जो आपकी उत्तर मैरूर इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर बहुत डिटेल में बताया गया है कि चोला एम्पायर की जो विलेज काउंसिल थी वो कैसे थी और कैसे चोला एम्पायर के टाइम पीरियड के अंदर विलेजेस जो थी उनका सिस्टम चलता था। अब उर क्या होता था उस टाइम पीरियड के अंदर, इट वाज अ जनरल असेंबली ऑफ द विलेज। उरर क्या होता था, देयर वर द लैंड होल्डर्स इन द विलेज इंटरेस्टेड विद द अपकीप ऑफ टेम्पल्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल। वो लैंड होल्डर्स जो टेम्पल्स का भी ध्यान रखते थे और टैंक्स को, जो वाटर टैंक्स होते हैं उनको भी मेंटेन रखते थे। अग्रहर्म्स किनको कहते थे, ये क्या कहा जाता था, गैदरिंग ऑफ अडल्ट मैन इन अ ब्राह्मण विलेज। जो ब्राह्मण विलेजेस होते थे उनके अंदर जो गैदरिंग होती थी अडल्ट मैन को, उनको बोला जाता था। अब इनकी विलेज काउंसिल्स कैसे होती थी, विलेज काउंसिल्स देखो उनकी ऐसी होती थी, हर एक विलेज आपकी उसको किसमें 30 वार्ड्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। अब 30 वार्ड से 30 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा, किसके लिए, विलेज काउंसिल के लिए। ये उनका सिस्टम होता था। इस सिस्टम को वो क्या बोलते थे, खुदे वोलई सिस्टम बोलते थे। वॉज द सिस्टम ऑफ द नॉमिनेटिंग द पर्सन फॉर ईच वार्ड फॉर अ ईयर। और कितने टाइम के लिए नॉमिनेट करते थे, 1 साल के लिए, और 1 साल के बाद दोबारा से ये सेम प्रोसीजर को रिपीट किया जाता था। अब बात करते हैं हम इकोनॉमी की। इकोनॉमी में आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका रिवेन्यू सिस्टम। अब वो रिवेन्यू सिस्टम उनका कैसे था, वो लैंड की सर्वे करते थे, उसके बाद जो रिवेन्यू है उसको डिसाइड करते थे। और साथ में एक चीज और क्या होती थी कि उनके टैक्स रेट्स फिक्स होते थे। टैक्स रेट क्या होते थे, फिक्स्ड होते थे। बट वो टैक्स रेट किस बेसिस पे फिक्स करते थे, 2 बेसिस लेते थे। एक सोइल की फर्टिलिटी, जहां पर ज्यादा फर्टिलिटी होगी वहां पर टैक्स रेट ज्यादा, जहां पर कम होगी कम। दूसरा क्या देखते थे कि लैंड होल्डर की स्टेटस क्या है, जिस इंसान का वो लैंड है उसका स्टेटस क्या है। कि फॉर एग्जाम्पल कोई लैंड होल्डर हो सकता है जिसके पास सिर्फ कम हो, 1 हेक्टेयर हो, किसी के पास उसमें 5 हेक्टेयर लैंड हो, तो उस चीज को भी वो ध्यान में रखकर लैंड रेट्स को फिक्स करते थे। एक्सेप्शन क्या था कि किनको टैक्सेस नहीं देने होते थे। एक, ब्राह्मण्स को कोई टैक्स नहीं देना होता था। ब्राह्मण्स को उस टाइम पीरियड के अंदर, चोला एम्पायर के टाइम पे कोई टैक्सेस नहीं देना होता था। दूसरा किसको नहीं देना होता था टैक्स, टेम्पल्स को। आज के टाइम पीरियड के अंदर टेम्पल्स भी टैक्सेस देते हैं, बट उनको चोला एम्पायर के टाइम पे टेम्पल्स को भी टैक्सेस नहीं देना होता था और ब्राह्मण्स को भी नहीं देना होता था। अब कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेस क्या थे, खुद ही में, ए टैक्स पेड बाय कल्टीवेटिंग टीनेंट्स। जो लैंड को कल्टीवेट कर रहे हैं उन टीनेंट्स को किसको देना होता था, गवर्नमेंट को। और जिसका वो लैंड है, जो लैंडलॉर्ड है, जिसका वो लैंड है उसको। बिकॉज टीनेंट्स क्या होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर लैंड जो उनसे बिलोंग नहीं कर रहा उसके ऊपर सिर्फ वो काम कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, टीनेंट्स कहते हैं। और वो फिर सारी चीजों कल्टीवेशन करने के बाद वो जो टैक्स देते थे गवर्नमेंट और लैंडलॉर्ड्स को, उसको खुद ही में ही बोला जाता था। फिर ओपैथी क्या था, इट वाज लेव्ड एंड कलेक्टेड बाय द किंग्स एंड चोला चीफ्स, जो टैक्स कलेक्ट करते थे। एंड इराईगतिना नेलू क्या होता था, जो इन काइंड ऐसे ही टैक्स दिया जाता था उसको बोला जाता था। एंड कलम क्या था, ये यूनिट थी किसके लिए, कलेक्टिंग पेडी एज ए टैक्स, जिसके अंदर टैक्स के अंदर आपके कॉइन या फिर कोई मनी कलेक्ट नहीं की जा रही, पेडी को कलेक्ट किया जा रहा है एज अ टैक्स। और वो पेडी भी कितनी होती थी, नियर अबाउट 28 kg पेडी को एज अ टैक्स कलेक्ट किया जाता था, उसको कलम बोला जाता था। अब अगर हम वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो वो वाटर राइट्स के अंदर बहुत ज्यादा बिलीव करते थे और वाटर राइट्स को असाइन किया जाता था। और अगर लैंड्स की ट्रांजेक्शन हो रही है, सपोज करो कि एक इंसान है उसने किसी दूसरे इंसान को लैंड डोनेट कर दी, तो वो लैंड के साथ साथ उसको वाटर राइट्स भी डोनेट कर रहा है। कि अब वो जो दूसरे वाला इंसान है उसी का काम है वाटर राइट्स को भी मेंटेन करना। और जो वाटर और इरिगेशन टैंक्स होते थे, इनकी जो मेंटेनेंस होती थी उसके लिए क्या यूज करते थे, फ्री लेबर प्रैक्टिस होती थी। उसके लिए कोई पैसा नहीं मिलता था, बट वो उनको करना पड़ता था। अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स रिलेटेड टू उनके वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड, वेती नमन जी, फॉर्म्स ऑफ फ्री लेबर रिलेटेड टू पब्लिक वर्क्स एट द विलेज लेवल। जो विलेज लेवल के ऊपर फ्री लेबर वर्क काम करते थे, किसके लिए, पब्लिक वर्क्स के लिए, जो नॉर्मल सबके कॉमन पब्लिक वर्क्स होते हैं उनके लिए। निर्किन तवारू क्या होता था, इट रिलेट्स टू द अलॉटमेंट ऑफ वाटर। जो वाटर की अलॉटमेंट की जाती थी, ये पानी वानी जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, उस चीज को
नीर की तंवारू बोला जाता था। खुमिज और तलवई क्या होता था, चैनल्स और गेटवेज जहां से वाटर रिलीज किया जाता है, जैसे एक डैम है, डैम का ही गेटवे है, यहाँ से पानी आ रहा है, तो उसको बोला जाता था आपका कुमिज एंड तलवई। कुलेतर क्या होता था, दे आर अ ग्रुप ऑफ पीपल इन चार्ज ऑफ कुलम, जिनको कुलम का चार्ज दिया जाता था वो। और इरनाकुलम क्या होता था, कॉमनली ऑन विलेज टैंक, जो विलेज टैंक कॉमन पीपल, पूरा गांव कॉमनली ऑन कर रहा है, उसको इरनाकुलम बोला जाता था। और इरियायम क्या होता था, अ टैक्स कलेक्टेड बाय विलेज असेंबलीज व्हिच वाज यूटिलाइज्ड फॉर रिपेयरिंग इरिगेशन टैंक्स। अब इरिगेशन टैंक्स बने हुए हैं किसी जगह के ऊपर, तो उनको मेंटेन भी करना पड़ेगा। अब उनके मेंटेनेंस में, उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई, रिपेयरिंग के लिए, उसके लिए पैसे तो चाहिए, उसके लिए उनको डोनेशंस तो चाहिए, तो उसके लिए जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था उसको इरियम बोला जाता था। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, दैट राजेंद्र चोला वन, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर थे चोला एम्पायर के, उन्होंने क्या किया था, चोजा गंगम लेक को बनवाया था। ये एक आर्टिफिशियल लेक थी जिनको उन्होंने बनवाया था, जिसको आज के टाइम पे हम पोनेरी लेक के नाम से जानते हैं। एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंशिएंट मैन मेड लेक्स इन इंडिया। ये सबसे बड़ी एंशिएंट मैन मेड लेक है इंडिया की, इसलिए ये भी हमें पता होना चाहिए, हमसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, आर्टिसंस की डेवलपमेंट काफी अच्छी थी, वीविंग इंडस्ट्री काफी पीक पर थी उस टाइम पीरियड के अंदर, काफी अच्छी तरह मेंटेन थी। जो ट्रेडिंग सिस्टम था वो भी उनका काफी अच्छी तरह मेंटेन था, बिकॉज उन्होंने बाहर का काफी रीजन था जो उनके इन्फ्लुएंस के अंदर था, इसलिए उनका ट्रेडिंग सिस्टम बहुत अच्छा चलता था। कुछ आइटम्स उनके एक्सपोर्ट्स के थे, एक्सपोर्ट भी करते थे, और कुछ वो इम्पोर्ट भी करते थे। अब अगर सोसाइटीज की बात करें, सोसाइटी सेम उसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। शूद्र की कंडीशन इतनी अच्छी चोला टाइम पीरियड के अंदर नहीं थी। ये कुछ वर्ड्स हैं जो वो यूज करते थे, जैसे लेबरर्स के लिए वो यूज करते थे पेनिशमकल, स्लेव्स के लिए यूज करते थे अधिमैगल, ऐसे करके वो कुछ वर्ड्स थे जो वो यूज किया करते थे कम्युनिटी वाइज और किसी भी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन वाइज। वुमेन की कंडीशन की बात करें तो चोला एम्पायर के टाइम पे वुमेन कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, सती प्रथा भी फॉलो की जाती थी, और साथ में देवदासी जो सिस्टम होता है कि जो राजा है वो वुमेन्स को दासियां बना के रखते थे, या फिर जो डांसिंग गर्ल्स होती थी जो टेम्पल्स के अंदर, टेम्पल के बाहर या किसी किंग के लिए डांस कर रही है, वो सारे सिस्टम उस टाइम पे प्रेवलेंट थे, और वुमेन की कंडीशन चोला एम्पायर के टाइम पीरियड पे अच्छी नहीं थी। रिलीजन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द चोला एम्पायर के जितने भी रूलर्स रहे वो शैविज्म में बिलीव करते थे, शिव की भक्ति करते थे, और सबसे ज्यादा कौन सी आइडल को वर्शिप करते थे, जो शिवा की नटराजा आइडल है उसको ह्यूमन फॉर्म के अंदर सबसे ज्यादा उसी की पूजा की जाती थी। चोला एम्पायर के टाइम पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा क्या फ्लरिश हुआ है, आपका शैविज्म एंड वैष्णविज्म, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर भी देखा था, आपके नैनार्स एंड अलवर्स, जिनको हम ब्रीफली हमारे भक्ति मूवमेंट वाले लेक्चर के अंदर बहुत ब्रीफली भी देखेंगे। एंड जो दो रूलर्स रहे चोला एम्पायर के, परंटका वन एंड उत्तम चोला, उन्होंने काफी प्रोविजंस बनाए रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। और सबसे ज्यादा हम बेसिकली ऑल ओवर मान सकते हैं कि फ्लरिश्ड क्या हो रहा है, हाँ, हिंदुज्म ही फ्लरिश्ड हो रहा है कंप्लीट चोला एम्पायर के अंदर, बिकॉज शैविज्म एंड वैष्णविज्म दोनों हिंदुज्म का पार्ट है, इन्हीं दोनों को उस टाइम पीरियड के अंदर काफी ज्यादा प्रमोट किया गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द चोला एम्पायर। हमने सारी डिटेल, सारी चीजें डिस्कस कर ली, इससे बाहर वैसे भी कुछ नहीं बचता। अब हम पीवाईक्यूज को और देख लेते हैं। 2022 के प्रीलिम्स के अंदर आपके क्वेश्चन आया था, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। टर्म दे रखी है और साथ में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, हमें देखना है कि कौन से पेयर्स करेक्ट है कौन से नहीं है। तिरुपति लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वाज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक। अब हमने इसको डिस्कस किया था लेकिन इस लेक्चर के अंदर नहीं, हमने हमारी पिछली क्लासेस के अंदर इसको डिस्कस किया था, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। यस, ये टैंक जो आपका लैंड रेवेन्यू था, लैंड था, ये आपका विलेज टैंक के मेंटेनेंस से रिलेटेड ही था। तन्यूर्स विलेज डोनेटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण और ब्राह्मण, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। तन्यूर्स इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ टैक्स, ये भी वन टाइप ऑफ टैक्सेस था जो लैंड के ऊपर ही लगता था, और ये जो इसकी डेफिनेशन है वो गलत है। घटिकास कॉलेज जनरली अटैच टू द टेम्पल, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो द आंसर इज फोर्थ।
अब प्रीलिम्स के अंदर 2020 के अंदर एक क्वेश्चन हो रहा था, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये 4 इवेंट दे रखे हैं, राइज ऑफ प्रतिहारास अंडर किंग भोजा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन फर्स्ट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय परंटका वन जो आदित्य के बाद के रूलर थे, और पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए खाली चोला एम्पायर को स्टडी करना इनफ तो नहीं है, आपको प्रतिहार्स के बारे में पता होना चाहिए, पाला डायनेस्टी के बारे में पता होना चाहिए, और पल्लवस की जो पावर थी उसके बारे में पता होना चाहिए। तो हमने जितने लेक्चर्स, अगर आपने मेरे सभी लेक्चर्स देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी रहने वाला है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज हमने सारी चीजों को बहुत क्रोनोलॉजिकल ही स्टडी किया है। तो इसका आंसर मैं मेंशन नहीं कर रही, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट। कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। और भी कोई भी डाउट हो तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।